नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे चार मेहमान रोज की तरह स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज व्यूअर्स 1 घंटा सीधा बात भारत अमेरिका के रिश्तों की, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई डेवलपमेंट भी हुई हैं। अमेरिका एक तरफ भारत को यूक्रेन में युद्ध का सीधा जिम्मेदार बता रहा है और कह रहा है शांति का रास्ता दिल्ली से होकर के गुजरता है, तो वहीं अब अमेरिका के सुर कुछ ढीले भी पड़ रहे हैं। कल ही 50% का टैरिफ भारत पर लागू हो गया है। उसके बाद अब जो आदमी अमेरिका में, जो ट्रंप का खासम खास एडवाइजर, रोजाना बयान जारी करके अपने मीडिया में भारत को युद्ध के लिए जिम्मेदार, भारत को यूक्रेनियों की मौत के लिए जिम्मेदार बता रहा था, वो कहता है कि 24 घंटे में 25% टैरिफ कम हो सकता है, बस रूस से तेल खरीदना कम कर दे भारत। लेकिन साथ में कहता है भारत बड़ा घमंडी भी है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। और दूसरा, जिसके लिए आपको थोड़ा हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, ये जो ट्रंप ने फोन किया, मोदी ने नहीं उठाया, ये जो खबर चली ना, इसके अंदर की सच्चाई आज आपको हम बताएंगे। ट्रंप के पास सेलफोन है तो वो फोन करता है कि नहीं करता है उनसे? ट्रंप के पास कितने सेलफोन हैं? मोदी जी के पास सेलफोन है कि नहीं कि सीधा ट्रंप और उनके बीच में बात हो जाती हो? क्या ट्रंप ने वाकई फोन किया था और मोदी जी ने नहीं उठाया? इसको लेकर अमेरिका से कुछ खास रिपोर्ट्स छपी हैं आज के अखबारों में, उसकी बात हम लोग जो है करेंगे आपके सामने। और सिलसिलेवार तरीके से ये भी आपको बताएंगे कि ट्रंप और मोदी, जिनके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे थे या अभी भी हैं शायद, उसमें खटास कैसे आई, किन वजहों से आई, सिलसिलेवार तरीके से वो 5 घटनाएं हम आपको बताएंगे जब ट्रंप को यह लगा कि भारत और मोदी तो मेरी बात सुनते नहीं। तो इसकी शुरुआत लेकिन आज हम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो की बात से। पीटर नवारो वो शख्स हैं जिनको ये जिम्मेदार बताया जा रहा है कि वो भारत और अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में जो कुछ भी हो रहा है या नहीं हो पा रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। अब ये रोजाना वहां इंटरव्यू देते हैं। अब जो इन्होंने ताजा इंटरव्यू दिया, लंबा चौड़ा, सिर्फ और सिर्फ भारत पर था, सिर्फ भारत पर। उसमें उन्होंने क्या बातें कही हैं वो आपको सुननी चाहिए। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में पीटर नवारो ने भारत को एक बार फिर सीधे सीधे रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल करार दिया और इन्होंने तो यहां तक कह दिया इट इज मोदीज वॉर। यह वॉर रूस यूक्रेन की नहीं, मोदी की जंग है। जो इंटरव्यूअर था, एंकर था, उसने कहा आप शायद कहना चाहते हैं पुतिन्स वॉर। तो वो पीटर नवारो कहते हैं नो नो नो, मोदीज वॉर, इट इज मोदीज वॉर। मतलब यूक्रेन और रूस की जंग के लिए जिम्मेदार मोदी हैं, मोदी की वजह से यह जंग चल रही है। कैसे? फिर उन्होंने आगे अपनी बात कही कि भारत जब रूस से तेल खरीदता है, फिर उसको वो अपनी रिफाइनरियों में रिफाइन करता है, फिर उसको दुनिया भर में बेचता है, उससे प्रॉफिट कमाता है। इससे सबसे पहले तो फायदा रूस को होता है क्योंकि उसको तेल के पैसे मिलते हैं। वो हथियार, ग्रेनेड, रॉकेट, मिसाइल, ये सब चीजें खरीदता है और उससे यूक्रेनियों की हत्या करता है। ड्रोन खरीदता है वो। इससे अमेरिकी टैक्स पेयर को नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि यूक्रेन हमारे पास आता है और कहता है साहब हमको हथियार दो, हमको पैसा दो पुतिन से जंग लड़ने के लिए, तो हमको उसको वो पैसा देना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा वो भारत अपना बाजार खोलता नहीं तो हमें मार्केट नहीं मिल रही है, हमें मार्केट नहीं मिल रही है तो हमारे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। तो इसमें सीधा सीधा अमेरिकी टैक्स पेयर का नुकसान है और इसके लिए जिम्मेदार भारत है और मोदी है। फिर उन्होंने कहा, इंटरव्यू ने पूछा कि आप सोल्यूशन बताइए, कैसे स्थिति ठीक होगी? तो पीटर नवारो कहते हैं बस रूस से तेल खरीदना बंद कर दे भारत, 24 घंटे के अंदर 25% टैरिफ से उसको राहत मिल जाएगी। अपने इस इंटरव्यू के आखिर में पीटर नवारो लेकिन ये भी कहते हैं आई लव इंडिया। और एंकर कहते हैं कि ये आप सीधी अपील कर रहे हैं भारतीयों से? बोले हाँ मैं सीधी अपील कर रहा हूं, आई लव इंडिया। बस रूस से तेल खरीदना बंद करो, अपनी मार्केट हमारे लिए खोल दो। फिर आगे वो कुछ बातें और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक देशों के साथ रहे ना। क्यों चीन, क्यों रशिया, क्यों पुतिन, शी जिनपिंग के साथ जो है भारत को जाना है? आप अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी का साथ दीजिए, यूक्रेन का साथ दीजिए। फिर उन्होंने यह भी कहा कि भारत के दोस्त और दुश्मन कौन है, यह भारत को समझना पड़ेगा। चीन आपका दोस्त नहीं हो सकता। अच्छी पढ़ाई करके आए थे, इन्होंने कहा अक्साई चीन ले रखा है आपका चाइना ने, और आप कहते हैं कि आप चीन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो यह नहीं होगा। अब पीटर नवारो की बातों में भारत के लिए अच्छे शब्द भी थे। मोदी इज अ ग्रेट लीडर, इंडिया इज बीइंग रन बाय वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बड़े बुद्धिमान लोग भारत को चला रहे हैं। फिर वो कहते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये नीतियां जो हैं भारत क्यों ऐसे बना रहा है। अब इसको हम डिकोड करते हैं आपके लिए। त्रिपाठी जी जितनी बातें हमने बताई, क्या है ये कुछ पुचकारना सहलाना भी दिखाई दे रहा है इसमें। फिर वो हमको एरोगेंट और घमंडी भी कह रहे हैं, भारत को महान देश भी कह रहे हैं और आई लव इंडिया भी कह रहे हैं।
नहीं, ये स्थिति कब पैदा होती है? ये स्थिति तब पैदा होती है जब आपको लगता है कि उस रिश्ते में आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जैसे आप इसको हम दूसरे संदर्भों में कहें तो आप कहीं प्रेमी प्रेमिका जैसा रिश्ता हो या पिता पुत्र या दोस्त जैसा रिश्ता हो, तो जब आप रिश्ते में कंफ्यूजन है तब इस तरह की बात होती है। जब क्लैरिटी है कि नहीं, इससे रिश्ता रखना है या तोड़ देना है। अमेरिका भारत के साथ रिश्ता रखेगा या तोड़ देगा, इसे लेकर उसे कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? हम डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। अमेरिका हमारे सामने बहुत छोटा लोकतंत्र है। वो जब कहते हैं हम मॉडर्न डेमोक्रेसी के सबसे बड़े लंबरदार हैं, तो हम कहते हैं कि हम हिस्टोरिकली हम ही ने दुनिया को समझाया कि लोकतंत्र क्या है। अब ये जो बात कह रहे हैं पीटर नवारो साहब कि भाई ये चाइना से क्यों करते हो, रशिया से क्यों करते हो, तो एक तो ये कि रशिया डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन रशिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और टाइम टेस्टेड है। यानी अमेरिका जब इधर उधर दाएं बाएं कर रहा था तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा था। अमेरिका जब पाकिस्तान को इतने पैसे देता था कि वहां आतंकवादी उद्योगपतियों से ज्यादा अमीर थे, यानी जो जितने संगठन है उनकी कोठियां वो पीओजेके से लेकर और पाकिस्तान के भीतर तक, तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा था। चीन के साथ हम कभी नहीं गए। चीन के साथ कब गए? जब अमेरिकी कंपनियों ने 10,000 छात्रों के थेनानमेन चौक पर नरसंहार के बावजूद अमेरिकी कंपनियों ने ब्लड मनी ली वहां से। चाइना में फैक्ट्री लगाना ब्लड मनी लेने जैसा है। अगर आज की बात करें तो आज के संदर्भ से तो बहुत बड़ा है, एक देश जिसने रौंद दिया छात्रों को। अब वो चाइना बड़ा हो गया, वो चाइना पैसे से बात कर रहा है। उस चाइना के 6 लाख स्टूडेंट आपको लेना पड़ा है, तो पीटर नवारो को वो सब नहीं दिख रहा है। और मेरा यह मानना है कि इसका मतलब यह भी हुआ कि भारत ने चूड़ी बहुत टाइट कर रखी है। अच्छा। यानी जिस तरफ वो जा रहे हैं उसमें उनको समझ में आ रहा है कि अगर बहुत लंबा हमने इसको खींचा तो नुकसान हमारा बढ़ने वाला है। भारत के पास ऑल्टरनेटिव्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, एक लाइन जोड़ना जरूरी है, नुकसान हमारा है अभी। 27 तारीख से हमारे एक्सपोर्टर, हमारी टेक्सटाइल, हमारी ज्वेलरी, हमारी दूसरी इंडस्ट्री जो वो मुश्किल में है, लेकिन हम रास्ता निकाल लेंगे। आपने जो कहा ना, ये हैरानी की बात है कि ये जब इंटरव्यू देते हैं तो उनसे कोई क्यों नहीं पूछता, भाई चीन भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, तुम चीन को क्यों नहीं कहते कि युद्ध का रास्ता रोकने, शांति का रास्ता बीजिंग से होकर जाता है, नई दिल्ली से क्यों जाता है? ये अजीब बात है। सर, अब दूसरा एक स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको। इनका तो हम बयान नहीं सुना पा रहे थे क्योंकि विदेशी मीडिया पे था। दूसरा बयान मेरे पास है, वो मैं सुनाता हूं। ये व्यक्ति हैं अमेरिका के वित्त मंत्री। इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। ये भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं भारत के लिए, लगातार कर रहे हैं। दरअसल ये और इनसे पहले जो एडवाइजर पीटर नवारो, इन्हीं दोनों को ट्रंप ने लगा रखा है कि आप भारत के खिलाफ जहर उगलो। लेकिन इनके भी सुर ठंडे पड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू दिया और वहां इन्होंने अपनी बात में कहा कि देखिए साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दे हैव एन एक्सेलेंट रिलेशनशिप, ये इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। अभी भी हैं इनके मुताबिक रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये मुद्दा बड़ा जटिल है। और इसमें उन्होंने कहा कि जब हमने ये ट्रेड की बात करनी शुरू की दुनिया के अलग अलग देशों से, तो भारत सबसे पहले मुल्कों में था जिसके साथ हमने बातचीत करना शुरू कर दिया था। और मुझे लग रहा था कि मई जून तक हमारी और भारत की ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। तो एक ये फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कहा हमें है। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि तेल का मुद्दा है ही कि भारत रूस से तेल खरीदता है। लेकिन फिर अंत में इन्होंने एक पॉजिटिव बात की, पॉजिटिव नोट पे अपनी बात खत्म की। उन्होंने कहा अंततोगत्वा, इन दी एंड, मुझे लगता है कि हम और भारत एक साथ आ जाएंगे, हमारे सारे मसले सुलझ जाएंगे। तो ये पहली बार पिछले कई दिनों में किसी अमेरिकी पदाधिकारी की तरफ से एक सकारात्मक बात सामने आई है। अब देखिए कि ये इनके अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कंफ्यूजन भी विजय जी इनके बयान से दिखाई दी। पीटर नवारो कह रहे हैं हम एरोगेंट हैं, हम बात नहीं मान रहे। ये और तेल सबसे बड़ा मसला है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ तेल इशू नहीं है, लेकिन अंत में सब ठीक भी हो जाएगा। नहीं, देखिए हर्ष जी ने जो बात की उसको मैं और दूसरे तरीके से एक बात कहता हूँ कि इसका मतलब है, नवारो साहब भी कह रहे हो, ये जो कह रहे हैं बेसेंट जो हैं वित्त मंत्री, उसका मतलब है कि वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। ठीक, वो होता है ना डिवोर्स के टाइम में जो 6 महीने होते हैं कि तोड़ें कि नहीं तोड़ें, तो वो कहते हैं भाई दोबारा से रिकन्सिडर कर लो। तो फिर कहते हैं अरे इस बात पे क्या गुस्सा ना हो, लेकिन ऐसे मत करना आगे से, जैसे वो बात वो चल रहा है। वो चल रहा है। दूसरी बात आपने नोटिस की कि दोनों जो इंटरव्यूज हैं वो बिजनेस पे ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं। इसका मतलब सारा फोकस उनका उसको ट्रेड पर है, समझ रहे हैं? वो नवारो साहब भी वैसे बिजनेस को ही देख रहे हैं, लेकिन वो
इंटरव्यूज भी उन्हीं को दिए गए कि ये मसला केवल कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और वो नहीं है, ट्रेड पर है। इसमें और ट्रेड में वो इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली बात दोनों ने इंडिया, हाँ, वो वॉर की तो बात ही नहीं की है ना उन्होंने। और वहाँ पर जब बात कर रहे हैं, अब उनके पास जवाब तो है ना कि चीन के 6 लाख बच्चों को वहाँ पर पढ़ाने के लिए बुला लेते हैं, या चीन के साथ कैसे वो खरीद रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। ठीक है। और मैं बार बार वो फिल्मी गाने को हमेशा ही याद करता हूँ कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो उनको वो मुश्किल है कि आप उनको मत चाहिए और हमारे साथ रहिए। और फाइनली हम कहाँ चाह रहे हैं सर, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो हमें। और ये तो लॉजिक ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के, दुनिया में कितने देश हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज, फिर तो सबके साथ रिलेशन बंद कर अभी दीजिए। परसों बताया ना ट्रंप ने मेरी किम जोंग उन से बड़ी बनती हाँ, है। तो किम जोंग तो बड़े सबसे डेमोक्रेटिक लीडर हैं। नहीं, वो तो किम जोंग उन से भी रिश्ता रखते हैं। ठीक है। और यहाँ और वो हमसे कहें कि हमारा जो दोस्त है उससे भी नहीं पुतिन से भी बात कर ले। बट ओवरऑल आपको लग रहा है कि अब बातें जो है पॉजिटिव होने लगी, पॉजिटिव होने लगी है, और उनको लग रहा है कि ये सब हमने उनको दबा दिया वो तो ठीक है, लेकिन हमारा भी नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है जो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और इंटरनल पॉलिटिक्स में ट्रंप साहब पर बहुत दबाव है कि ये जो आप सब कर रहे हो ये बर्बाद करने वाला है। जी ठीक है सर, दोनों तरीके की बातें हो रही हैं, इसलिए कंफ्यूजन, इसलिए आप लोगों से समझना जरूरी है। कल हम पे टैरिफ इंप्लीमेंट हुआ है, आज ये कह रहे हैं कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, तो भाई काहे को टैरिफ लगाया? देखिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी है कि एक तरफ नवारो साहब बयान दें प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत, दूसरी तरफ उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक संकेत दें कि भाई अभी रास्ता निकल सकता है, थोड़ा आप झुकिए, हम रास्ता निकाल लेंगे। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या कहीं भी हमेशा इवन इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं जब रिश्तों की बात होती है। भारत अमेरिकी संबंधों का विच्छेद ना अमेरिका के हित में है ना भारत के हित में है, ये अमेरिका भी जानता है। ये वो समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। हम तो ये समझते ही हैं, हम तो समझते ही हैं। और इसीलिए देखिए, जो हमारा आज तो खाली टैरिफ का मामला है, जब अमेरिका सीधे 7वां बेड़ा लेके आ गया था तब भी हमने रिश्ते थोड़ी खत्म तोड़े थे अमेरिका से, कहाँ तोड़े थे रिश्ते, उसके बाद भी अमेरिका से हमारे रिश्ते बने रहे, जबकि दो सीधे वो तो युद्ध लड़ने आ गया 7वां बेड़ा लेकर के। तो और आज तो खाली टैरिफ पार की बात है। और ये सही है, हर्ष जी ने कहा कि हमारा भी नुकसान है और जाहिर है नुकसान क्यों नहीं होगा, लेकिन ये भी है कि हम झुक नहीं रहे। उन्होंने कोशिश ये की ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के और अभी तक कि किसी तरह भारत दबाव में झुक जाए और अपने सारे बाजार, खासकर कृषि बाजार और डेयरी उत्पाद खोल दे अमेरिका। ये तो उन्होंने कहा, इंडिया इज बीइंग वेरी एरोगेंट, हमसे कहता है कि नहीं हम टैरिफ नहीं लगाते, हम तेल भी खरीदेंगे, हमारी ऑटोनॉमी है। एरोगेंट शब्द की परिभाषा अमेरिकन हमको समझाएंगे। नहीं, नहीं, दुनिया में एरोगेंट कौन है पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका समझाएगा, मतलब अमेरिका समझाएगा कि भारत एरोगेंट है, और वो भी ट्रंप का मंत्री। वो भी ट्रंप का मंत्री। मतलब एरोगेंस जो है, अमेरिका से ज्यादा एरोगेंस किसके पास है कि आप यूक्रेन युद्ध पे भारत पे दबाव डाल रहे हो और गाजा में रोज हजारों लोग मारे जा रहे हैं, रोज जो है बच्चों पर वो हो रहा है, उस पर आप एक साथ नहीं बोल रहे। सही। ये कौन सी एरोगेंस नहीं है क्या? आपके स्टैंडर्ड सारे डबल है ना। आप सही कहा आपने कि चीन से आप तेल खरीद रहा, चीन खरीद रहा रूस से तेल, उस पर आप नहीं बोल रहे हो क्योंकि ताकतवर है। तो हमारा जो हार्ड स्टैंस है कि भाई नहीं साहब, हम बाजार भी नहीं खोलेंगे और आपकी कोई शर्त, आपकी शर्तों पे तो नहीं होगी ट्रेड डील। बिल्कुल, इसका असर दिख रहा है, असर दिख रहा है और दिखेगा, और ये भारत के हित में है, राष्ट्रीय हित में है। समीर जी, देखिए, ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भापने में पूरी तरह से चूक गए। ट्रंप को लग रहा था कि मैं जब 25% टैरिफ के लिए मैं जो टाइमलाइन दी है कि भाई 27 अगस्त से लागू होगा, और जब डेट करीब आएगी तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा हड़बड़ाएंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज भेजेंगे, अपने एनएसओ को भेजेंगे, विदेश मंत्री को भेजेंगे, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, दूसरे डेलीगेशंस को भेजेंगे और बात करेंगे कि भाई चलो मैं कर लेता हूँ, आप जो कहते हैं, मैं रशिया से खरीदना बंद करता हूँ, आपको मैं कुछ हथियारों की डील के लिए कुछ आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, आप 25% का टैरिफ मत लगाइए। 24 घंटे हो गए हैं, 25% का टैरिफ इंपोज हुए भारत के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी बहुत आराम से अपना काम कर रहे हैं। भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आया। मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। व्यापारी वर्ग भी इस समय भारत के साथ खड़ा है और बहुत आराम से कह रहा है कि ठीक है, तकलीफ है, कुछ माल नहीं जाएगा, हम दूसरे 50 देश है जहां हम अपना मार्केट ढूंढ लेंगे। तो ट्रंप को लग रहा है कि भाई मैंने इतनी कोशिश कर ली, दुनिया के तमाम देश मेरे पास आ गए, चाइना मेरे पास आ गया, दुनिया के दूसरे देश आके मेरे सामने घुटने टेक गए। ये प्रधानमंत्री मोदी क्या बला है, न मुझे फोन कर रहे हैं, मैं फोन कर रहा हूं तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, किसी को भेजते नहीं है, 4-4, 5-5 बार की ट्रेड वार्ता हो जाती है दोनों देशों के बीच में, सहमति नहीं बन पा रही है। तो अब ट्रंप को समझ में आ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का यही रुख रहा तो भारत का नुकसान तो नहीं होगा, अमेरिका को उसको बड़ी लंबी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब वो एक कोई बातचीत का, संवाद का रास्ता निकाल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनके जो वित्त मंत्री का जो बयान आया है उसमें डर ज्यादा नजर आ रहा है।
उस भाषण उनके पूरे इसके अंदर। अगर आप उनके जो सलाहकार है नेमोरो, क्या नाम है उनका, नवारो, उनका भी अगर आप देखेंगे तो वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनके माध्यम से अमेरिका को डर लग रहा है कि अगर भारत अपने रुख पर कायम रहा तो ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये नोट करने वाली बात है। दोनों इंटरव्यू में जो मैंने आपको बताया, मंत्री वहां वित्त मंत्री कहता है अंत में सब ठीक हो जाएगा, मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आई लव इंडिया, और वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी एक महान नेता है। ये सारी बातें तो वो सर एक चीज और बताऊं मैं, भारत का जो एस्टेब्लिशमेंट है सत्ता, उसके में भी एक वर्ग है बहुत होपफुल है कि आखिर में ठीक हो जाएगा। कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो सरकार में, तो उनका कहना है ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम भी हमको आशा है इस बात की। ठीक, अब साहब फोन वाली बात कर लेते हैं। चलिए अभी आपने 2 बार कह दिया फोन, तो मेरे अब फोन वाली बात कर लेते हैं। क्या ट्रंप ने मोदी को वाकई फोन किया था? 4 बार फोन किया था। ये एक जर्मन अखबार ने दावा किया था। जर्मन अखबार ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार संपर्क करने की फोन से कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया। मजेदार बात यह है, इस खबर का खंडन ना भारत ने किया, मोदी सरकार ने, ना ट्रंप सरकार ने किया, दोनों ने इसका खंडन नहीं किया। अब आज नया क्या है वो सुनिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 लेख छपे हैं। ये लेख लिखे हैं सीनियर जर्नलिस्ट चिदानंद राजघट्टा जी ने। ये अमेरिकी बेस्ड है, और इनकी ये सारी रिपोर्ट जो है वो 8 पन्ने की 2 आर्टिकल है, वो मेरे पास है। ये इनकी सारी रिपोर्ट वॉशिंगटन के सोर्सेस के हवाले से है। ये इंपॉर्टेंट है। उनकी विदेश नीति में बड़ी पकड़ है। हाँ, विदेश नीति बहुत अच्छे से समझते हैं। सारे इनकी रिपोर्टिंग जो है ये वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस के सोर्सेस के हवाले से की गई है। अब सुनिए मजेदार बातें। पहले आर्टिकल का शीर्षक है व्हाई पीएम मोदी मे नॉट हैव टेकन ट्रम्प्स कॉल। मोदी ने फोन क्यों नहीं उठाया होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये हेडिंग ये नहीं दे रहे हैं कि क्या मोदी ने फोन नहीं उठाया, ये हेडिंग दे रहे हैं मोदी ने फोन क्यों नहीं उठाया होगा। मतलब उनके हिसाब से क्या, इनके हिसाब से मतलब ये मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा और क्या क्यों हुआ होगा। अब सुनिए, ये आगे लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर वो आर्टिकल आता रहेगा। ये लिखते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफन यूजेस हिज पर्सनल सेलफोन टू कॉल वर्ल्ड लीडर्स। उनके पास सेलफोन है और वो सीधा वर्ल्ड लीडर्स को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि जब ये पहली बार अपने पहले टर्म में आए तो हड़कंप मचा हुआ था वहां की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी कि भाई एक तो सेलफोन का यूज सेफ नहीं माना जाता, कोई बातें सुन ले आपकी। दूसरा ये कि उन्होंने ये लिखा है कि एक तरीका होता है कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से कॉल डाइवर्ट की जाती है या कॉल लगाई जाती है, और जब राष्ट्रपति बात कर रहे होते हैं किसी बड़े नेता से दुनिया के, तो उस वक्त उस डोमेन के एक्सपर्ट्स भी वहां पर बैठे होते हैं जो उनको एडवाइस करें, या अगर से वहां से कोई क्वेरी आती तो उसका क्या जवाब देना है। लेकिन ट्रंप जैसा वो अपना बिजनेस उसमें करते थे सर्कल्स में, फोन उठाया, ठाक मोदी जी को फोन लगा दिया, इस टाइप से वो करते आए हैं। फिर आगे वो ये लिखते हैं कि पहले टर्म में उनको ये कहा गया कि आप अपने फोन में कुछ सिक्योरिटी फीचर डाल लीजिए, तो ट्रंप उसके लिए मान गए। और आप जानते हैं ट्रंप के पहले टर्म में उनका फोन कौन सा था? गेस कीजिए। आईफोन नहीं था, एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड फोन चलाते थे पहले टर्म में। और उस वक्त बराक ओबामा भी थे जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा ब्लैकबेरी चलाते थे। बराक ओबामा पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सेल फोन का प्रयोग शुरू किया अमेरिका में। फिर इन्होंने कहा कि जब ये दूसरी बार सत्ता में आए इस टर्म में, तो इन्होंने एक दूसरा फोन लिया, आईफोन। और वो आईफोन जो है उसकी तस्वीरें वगैरह भी छपी हैं। अच्छा, उनके आईफोन में उन्हीं की तस्वीरें ऐसे उंगली करते हुए, तो लोगों ने कहा कि यार बताओ, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी अपनी फोटो ही फोन में लगा के रखता है। एनीवे, फिर आर्टिकल में राजघट्टा जी कह रहे हैं शायद उनके पास एक तीसरा फोन भी है, और उस फोन से वो ट्रूथ सोशल पर अपनी मैसेज पोस्ट करते हैं, जिसकी लास्ट लाइन होती है ना, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो वो अपने तीसरे फोन का प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो उनके पास 3 फोन है। फिर उन्होंने आगे लिखा कि ट्रंप हैज गिवन आउट हिज सेल फोन नंबर टू सम हाफ अ डजन वर्ल्ड लीडर्स। आधा दर्जन लोगों के पास उनका नंबर था ट्रंप का। और वो किन के पास है? सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी। इन 6 में से ये 3 नेता हैं। मोदी उनमें से एक है जिनकी डायरेक्ट सेलफोन नंबर्स एक्सचेंज्ड है। मोदी जी भी सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है, हमने भी सुना है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि एक एटलांटिक मैगजीन के हवाले से आर्टिकल में वो लिख रहे हैं कि ट्रंप को सेल फोन पे कौन कौन फोन करता है? लॉ मेकर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉर्पोरेट टाइटन्स, सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स एंड जर्नलिस्ट्स। आगे वो ये भी कहते हैं कि ट्रंप की आदत है अगर वो अननोन नंबर से भी फोन आ जाए तो वो फोन उठा लेते हैं। इससे परेशान है वहां व्हाइट हाउस वाले लोग, वो किसी का भी फोन उठा लेते हैं, आदत है उनको। पहले वैसे तो सिविलियन ही रहे। फिर आगे उन्होंने लिखा
कि अगर इन्होंने पीएम मोदी को अपने दूसरे या तीसरे फोन से कॉल किया हो तो मुमकिन है कि मोदी जी के पास ट्रंप का नंबर ना हो। दूसरा नंबर हमारे साथ भी अक्सर हो जाता है, मैं भी 2 फोन रखता हूं, दूसरे फोन से कभी किसी को कॉल कर दिया तो वो नंबर नहीं होता, अननोन नंबर को दिखता है। तो हो सकता है मोदी जी ने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उनके नंबर एक्सचेंज नहीं हुए। मिस कॉल में देखा ट्रंप साहब का नंबर फिर आगे देखिए, फिर उन्होंने कहा आर्टिकल में, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि जो दावा जर्मन अखबार ने किया वही दावा एक जापानीज न्यूज़पेपर निकी एशिया ने भी किया कि ट्रंप ने 4 फोन किए और मोदी ने नहीं उठाए। और जापान के अखबार ने आगे यह भी लिखा, इट हाइटेंड ट्रंप्स फ्रस्ट्रेशन, इससे ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई कि मोदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। वैसे प्रधानमंत्री जापान जाने वाले भी हैं, अभी जापान जाएंगे। अब ये हुआ, फिर आगे वो कहते हैं कि एक तो वजह ये हो सकती है कि साहब नंबर ही ना हो मोदी जी के पास। दूसरा वो ये कहते हैं, दूसरी वजह ये हो सकती है कि भारत को ये लगता है कि ट्रंप बातें बना लेते हैं मन में, जो बात हुई नहीं वो भी बना लेते हैं और वो बोल देते हैं। ऐसा वो कई लोगों के साथ कर चुके हैं। तो आर्टिकल में वो कहते हैं कि ट्रंप जो है बिल्कुल ही इज अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग अप स्टफ, और न्यू दिल्ली इज बिग ऑन फॉर्म, रूल बुक एंड प्रोटोकॉल। नई दिल्ली प्रोटोकॉल और रूल से चलती है, यही तरीका है साहब। कोई फोन आएगा तो ऐसे आएगा, कोई बात होगी तो ऐसी होगी, ट्रेड पे बात करनी है तो ये, विदेश मामलों में बात करनी है तो ये, हमारा एक सिस्टम है। ट्रंप कोई सिस्टम इसमें सीज फायर का भी रेफरेंस दिया नहीं है, वो आगे नहीं अब इस अभी फोन वाली बात में की बात बनाते हैं जो हाँ ये हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये साहब 2 वजह हो सकती हैं कि मोदी जी ने फोन ना उठाया हो। अभी आप लोग मुझे 2 दिन पहले चर्चा में बता रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता कि फोन उठाया और लगा लिया। ट्रंप के यहाँ तो ऐसे ही होता है। वहाँ होता होगा, मैं तो इसीलिए बोला था कि यहाँ देखा मैंने ट्रंप साहब का ऑफिस में, तो देखा नहीं कि कैसे फोन उठाते, क्योंकि मैं पीएमओ को बहुत लंबे समय कवर किया, तो वहाँ पर नॉर्मली सब कुछ उसके हिसाब से होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से कि प्राइम मिनिस्टर को भी किसी से बात करनी हो तो वो वहाँ से, इवन प्राइम मिनिस्टर किसी को भी फ़ोन उठाकर थोड़ी बात करते हैं। रैक्स पर जो फ़ोन होते हैं केवल वो फ़ोन ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट बात की जाए, और वो रैक्स फ़ोन केवल कैबिनेट मिनिस्टर, एनएसए और उन लोगों के पास होते हैं। इंटरनेशनल कोई फ़ोन कॉल डायरेक्ट नहीं होते, वो थ्रू होते हैं सिस्टम के, ठीक है, जिसमें फोन होता पर है। आपको ये रिकॉर्ड ये लॉजिक लग रहा है कि मोदी जी के पास नंबर ना हो, दूसरा फोन से आ गया हो? वो तो ये कह रहे हैं कि एक नंबर तो है मोदी जी के पास ट्रंप का। अब आप इससे थोड़ी सी फेस सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर नंबर ही जैसे मैं भी कई बार करता हूँ, सौरभ जी ने फोन नहीं उठाया तो मेरा नंबर नहीं होगा। बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। इसमें ये बात समझिए, मोदी जी के पास भले ही उनका नंबर नहीं होगा, लेकिन मोदी जी के पास है ना सेल फोन से नंबर नहीं आते, मतलब फ़ोन ज़्यादा नहीं आते होंगे, जो भी होंगे उनके बहुत गिने चुने लोग होंगे वो सेलफोन यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के पास नंबर है। और उसमें इंटरनेशनल कॉल में यदि कोई नंबर होगा यूएस का, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई वो कार्यकर्ता दिखवा भी सकते हैं, दिखवा भी, और वो तो बाद में पता चल 4 बार कॉल किया, 1 बार हुआ होगा तो वो तो फिर दूसरी बात जो है, जो रीजन दिया गया कि ये डर हो कि भाई साहब फोन पे बात किया और ये कुछ का कुछ बना दे। जो सिस्टम है इंटरनेशनल, जो लीडर्स हैं उनका बातचीत का जो सिस्टम वो है कि जैसे मान लीजिए यूएस प्रेसिडेंट बात करना चाहते हैं अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो एम्बेसी को वहाँ से मैसेज आएगा वहाँ की, और एम्बेसी यहाँ जो है इन्फॉर्म करेगी कि भाई यूएस प्रेसिडेंट वांट्स टू टॉक, मतलब और उस सिस्टम में ट्रंप को इंडियन एम्बेसी को बताना, इंडियन एम्बेसी नहीं, अमेरिकन एम्बेसी को, यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी, और वो हमारे विदेश मंत्रालय या पीएमओ का पीएमओ डेस्क जो है उसको बताएंगे कि साहब इतने बात, और टाइम तय होता है कि इतने बजे से बीच बात करेंगे, और हमें बात करनी होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो, लेकिन ये इसमें दावे जो है भाई उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया कि ट्रंप बहुत कैजुअली फोन यूज करते हैं और वर्ल्ड लीडर्स को भी लगा देते हैं। बताइए साहब क्या वजह हो सकती है फिर? ये एक तो हमारे मोदी जी जो है ना, वो फ़ोन सिर्फ सेल्फी के लिए यूज करते हैं, वो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ते, उसके लिए उन्होंने आदमी रखा है, पूरी सरकार है हमारी। ट्रंप की ये समस्या है कि उनके पास लोग नहीं है, मोदी जी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उससे सेल्फी लेते हैं, उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें करते हैं, इस तरह से बात नहीं करते। और आपने शुरू में ही कहा, चिदंबरम जी बहुत मतलब क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन आपने शुरुआत में जो कहा तो वो बड़ा बड़ा दिखना चाहिए कि वॉशिंगटन डेडलाइन से है। हाँ, ये टोटली प्रोपगेटेड बाय पीआर मशीनरी ऑफ व्हाइट हाउस। इसमें मैंने वो पूरी खबर पढ़ी, ये बचकाना सा लगता है, 1 नंबर नहीं था, 2 नंबर नहीं था, 3 नंबर नहीं था। मैंने जब सुबह उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये रिपोर्ट कैसे हो सकती है, तो फिर ये समझ में आया कि कोई बहुत गंभीरता से बताएगा तब पत्रकार ये रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अपने से ख्याली पुलाव नहीं पका सकता है, तो उसको व्हाइट हाउस प्रेस जो एक बाकायदा है उससे ये ब्रीफ की गई होगी। और क्यों किया गया? क्योंकि मोदी जी तो फोन नहीं उठाएंगे भाई, आप बात करेंगे उसके बाद आप तमाशा करेंगे, कुछ और बोल देंगे। तो जो दूसरा पहलू है, दुनिया में खबर वायरल हो गई ना, नहीं हो गई, तो आप कह रहे हैं इसकी ये व्हाइट हाउस फेस बिल्कुल बिल्कुल, ये
प्रोपगेट किया ही इसीलिए जा रहा है कि लोगों को लगे कि अरे गलती से हो गया। मोदी जी कोई काम गलती से नहीं करते। बात बड़ी मजेदार हो रही है आज की ये लेखों में छप रहा है कि क्या वाकई ट्रंप ने फोन किया और मोदी जी ने नहीं उठाए। तो हमने आपको एक रिपोर्ट जो छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो उसमें कुछ डिटेलिंग है कि ट्रंप के पास 3 फोन है। पहले एंड्रॉयड फोन था, एक एप्पल का फोन है आईफोन, और एक तीसरा फोन उनके पास है जिससे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। और उनके फोन में गिने चुने लोगों के नंबर हैं जिनमें मोदी जी का नाम है, और मोदी जी और वो सेल फोन पर बात करते हैं। आर्टिकल दावा कर रहा है मोदी जी भी सेल फोन यूज करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि पहले तो ये बात मुमकिन है कि दोनों की ट्रंप ने फोन किया हो। आर्टिकल में वो जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, चिदानंद राजगट्टा जी। और फिर वो ये कहते हैं कि मुमकिन है क्योंकि ट्रंप 3 फोन रखते हैं, तो कोई नंबर जिससे उन्होंने कॉल किया वो नंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास ना हो, इसलिए फोन पिक ना कर पाए हो। क्योंकि 2 अखबार, विश्व के 2 अखबार, एक जर्मन एक जापान के, ये दावा कर चुके हैं कि 4 बार फोन आया था ट्रंप का, मोदी जी ने नहीं उठाया। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई है कि भारत को शायद ये लगता है कि फोन पे कुछ बात होगी और कुछ की कुछ बता देंगे जाकर मीडिया में या सोशल मीडिया पर ट्रंप लिख देंगे, इसीलिए भाई इनसे जो है सीधे सीधे चैनल के जरिए बात करना, आज जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वही बेहतर है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट इनके साथ खतरनाक हो सकता है। अब इन्होंने एक दूसरे आर्टिकल में, और ये सारी घटनाएं हम सबकी जानकारी में है, लेकिन उन्होंने क्योंकि एक सिलसिलेवार तरीके से लिखा तो वो एक क्रम पता लग रहा है कि वो 5 मौके कौन से थे जिसकी वजह से ट्रंप का मन शायद थोड़ा खट्टा हो गया भारत के लिए, या उनको ये लगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे या उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने 5 घटनाओं के जरिए बताया। सर समीर जी, अब ये एक एक करके घटनाओं का जिक्र करते हैं। वो ये कह रहे हैं पहला मौका आया था जब ट्रंप की पहली सरकार थी, 22 जुलाई 2019 की तारीख थी। ये तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन इमरान खान से मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और उस मीटिंग में उन्होंने ये दावा कर दिया था कि मोदी जी ने ये कहा कि इन्होंने दावा किया कि अगर आप दोनों राजी हैं तो मैं मीडिएशन करने के लिए तैयार हूं कश्मीर के मुद्दे पर। यहां भारत में इस पर बहुत नाराजगी हुई थी, क्योंकि हम इस पे तो हम किसी की नहीं सुनते, यूएन की नहीं सुनते, कि कोई मीडिएशन का सवाल ही नहीं हमारे यहाँ, और किसी भी देश के बीच में कोई भी मुद्दा है वो बायलैटरली हमल करेंगे, तीसरे देश का कोई दखल नहीं। फिर उन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है उनको ये लगा हो कि मोदी जी ने उनसे कभी शायद ये कहा हो, ये आर्टिकल कह रहा है कि साहब आप जरा पाकिस्तान को टाइट कर देना जब आपसे मिले। उसका मतलब शायद ट्रंप ने निकाल लिया कि भारत ये कह रहा है कि आप बातचीत करवा दो हमारी। इसके बाद बड़ी मजेदार बात वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये ट्रंप ने तब किया जब इससे पहले उनको 45 मिनट की ब्रीफिंग मिली थी उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इंडिया के ये रेड फ्लैग्स हैं, पाकिस्तान के ये हैं, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ये बात करनी है ये नहीं करनी है। उसके बावजूद ट्रंप ने ये बात कर दी, और जब भारत ने डिनाई किया कि हम मीडिएशन का सवाल ही नहीं उठता हमारे यहाँ, इससे ट्रंप पहली बार नाराज हुए। तो ये बात आपके लिए मानने लायक है? बिल्कुल समीर जी। हाँ, हो सकता है कि ट्रंप नाराज हो कि भाई मतलब मैं उस ट्रंप को क्रेडिट भारत ने दिया नहीं, और ट्रंप कोशिश कर रहे होंगे कि भाई मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मीडिएटर बन के उभरूं और बताऊं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो इतने सालों से हल नहीं हुआ है वो मेरे कारण दोनों देशों ने मुझे स्वीकार किया और मैं हल कर रहा हूं। और भारत ने पूरी तरीके से खारिज जिस तरीके से किया है, निश्चित रूप से ट्रंप को यह बुरा लगा होगा। और इसमें एक बहुत जरूरी बात भी उन्होंने बताई है, वो एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी। आगे आता हूं सर, ये पहली घटना बताइए। बिल्कुल। दूसरी घटना वो बता रहे हैं जो पिछले साल सितंबर में हुई, सितंबर 2024 में, जब ये अपना इलेक्शन लड़ रहे थे सेकेंड टर्म में आने के लिए। तो उस वक्त मोदी जी यूएनजीए के लिए यूएन जनरल असेंबली के लिए और क्वाड के समिट के लिए अमेरिका गए हुए थे। राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। उस दौरान क्योंकि इलेक्शन का माहौल था तो इन्होंने, भारत ने ट्रंप से भी पूछा कि क्या मोदी जी और ट्रंप जी की मुलाकात हो सकती है, और कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो उनसे भी पूछा कि क्या आप और प्रधानमंत्री के बीच में मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने हां कर दी और अनाउंस भी कर दिया एक रैली में कि मोदी आ रहे हैं, मेरे मित्र मोदी, और मेरी उनसे मुलाकात होगी, आई लव इंडिया। और कमला हैरिस ने किसी वजह से उस मीटिंग, उनकी मतलब उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं हो पाई। तो भारत को यह लगा कि चलते चुनाव में एक उम्मीदवार से मिलना गलत संदेश देगा, तो हमने ट्रंप के साथ भी मीटिंग रद्द कर दी। यह दूसरा मौका था जब ट्रंप को लगा कि टाइम लेकर, मेरी हां करवाकर और अनाउंसमेंट के बाद मुझसे नहीं मिले, तो यह दूसरा मौका जब ट्रंप को बात चुभी। सही चुभने वाली बात थी, ये ज्यादा चुभने वाली बात थी उनको। ठीक है। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वो रेड फ्लैग्स की जरूरत है कि कश्मीर को लेकर दुनिया में शायद ही कोई आदमी होगा जो नहीं जानता हो कि भारत का रुख क्या है। 45 मिनट समझाया 45, मतलब मुझे तो उसके अभी भी इतने के बावजूद आप ट्रंप जी को दुनिया में मानते हैं?
नहीं मतलब जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई ब्रीफिंग की भी ज़रूरत नहीं है। भारत का रुख पिछले 50 साल में कोई बदला नहीं है इसको लेकर कि हम मीडिएशन नहीं करेंगे, लेकिन ये उनको लग सकता है खराब, क्योंकि ये घटना वो एक निजी तौर पर भी ले सकते हैं कि भाई मेरा चुनाव प्रचार था, मेरे मित्र हैं, ये सब है, वो हाउडी मोदी हुआ, ये सब हुआ, यहाँ पर बुलाया गया उनको, अहमदाबाद आए सब है, तो एक लगता है कि मेरी पर्सनल रेपो थी और उन्होंने नहीं बुलाया तो उल्टा अच्छा नहीं बुलाया, आपने तो बुलाया था, हमारी बात हो गई थी तो हमको आना चाहिए। तो वो पर्सनल तौर पर उसको ले सकते हैं कि ये बातचीत पर्सनल है और मेरे लिए एक एम्बेरसमेंट है। हालांकि पहले वाली घटना के बाद उनको यहाँ बुला करके वो कराया गया था अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, एक बड़ा वही कह रहा हूँ, event। उससे meeting हो गया था ठीक मामला। लेकिन- फिर अब ये दूसरा जो बात हुई, इसके बाद मोदी जी गए, अब जब ये चुनाव जीत गए फिर अमेरिका, इनके साथ समिट हुआ, मीटिंग हुई। अब वो तीसरा मुद्दा वो बता रहे हैं तब उठ गया, ट्रंप चाहते थे कोई हेडलाइन बने और उन्होंने जो अपना उनका स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, मोदी जी ने उसके जवाब में मेगा कर दिया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और दोनों को जोड़ के कर दिया क्या मेगा प्लस मागा इज प्लस मेगा। ट्रंप चाहते थे यहां से कोई हेडलाइन निकले ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, वो हुआ नहीं क्योंकि भारत अपने तरीके से काम कर रहा था। और जो बात समीर जी भी कह रहे थे, ट्रंप के तब तक एलन मस्क के साथ रिश्ते खराब होने शुरू हो चुके थे, लेकिन ट्रंप से मीटिंग होने से पहले मोदी जी से मिलने आ गए एलन मस्क। आपको याद है ना, एक मीटिंग हुई थी, बच्चों को लेके आए थे वो अपने। तो ट्रंप को यह बात भी बुरी लगी कि ये आदमी जिससे मेरी नहीं बन रही है, बहुत अखरी है, वो मुझसे पहले जाकर के बहुत अखरी नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। ये तीसरा मुद्दा था जब ट्रंप को बात भारत की पसंद नहीं आई। सर इसमें भी कोई दम है? नहीं हो सकता है भाई, ये तो नेताओं के अंदर इस तरह का एक ईगो होता है कि अगर उससे मैं पसंद नहीं करता आपके मिलने चले गए। ये ट्रंप में ही नहीं, तमाम बड़े नेताओं में इस तरह की होती है। ठीक है। अब चौथा मुद्दा साहब वो बता रहे हैं कि कब ट्रंप ने बुरा माना, जब अभी ये भारत पाकिस्तान की 4 दिन की लड़ाई हुई और वो जो बार बार वो कह रहे हैं कि मैंने फोन किया भारत को भी, पाकिस्तान कल को भी भी, कहा है। कल भी कहा उन्होंने, तो भारत ये कह रहा है कि हम सीधी बात तो हुई नहीं। 22 अप्रैल और 18 जून के बीच में नरेंद्र मोदी और ट्रंप की कोई बात हुई ही नहीं, भारत ये कह रहा है। भारत सच कह रहा है। ट्रंप जो कह रहे हैं वो अपने नजरिए से सच कह रहे हैं। वो क्योंकि उनके उपराष्ट्रपति ने कॉल किया था मोदी जी को, तो वो ये मानते हैं कि फोन मैंने कराया था, मेरे कहने पर जेडी वेंस ने बात हुई, तो यही कहा जाएगा ना कि मैंने फोन की, मैंने बात की, ये मेरा ही मैसेज कन्वे कर रहे थे। भारत ने उस बात से इनकार कर दिया। ट्रंप इतने चिढ़ गए कि अब तक 40 बार उस बात को रिपीट कर चुके हैं। और आखिरी लम्हा वो था जब इन्होंने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया और कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी थे, उनसे कहा कि आप लौटते हुए वॉशिंगटन आ जाइए, और प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया क्योंकि हमें लगता था कि ये कोई फोटो इवेंट बनाना चाहते हैं आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी के साथ। तो हमने उससे डर के हमने मना कर दिया कि साहब ये तो काम नहीं हो पाएगा। ये बात अंतिम वो बात थी जब ट्रंप को बहुत बुरा लगा। और ये आर्टिकल सर सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी अंतिम 2 लाइनों में कह रहा है, बाय दिस टाइम बायलैटरल negotiations on trade were drawing to a conclusion with negotiating teams from both sides so close to a deal that top US officials said it was imminent। उस वक्त तक ट्रेड डील बिल्कुल आखिरी मुकाम पे पहुंच चुकी थी और अमेरिका के अधिकारी ये कह रहे थे बस होने वाली है ट्रेड डील, लेकिन ट्रंप टॉर्पीडोड इट। ट्रंप ने वो ट्रेड डील वहीं पर रोक दी। तो ट्रेड डील ट्रंप की वजह से नहीं हुई, ये दावा ये अखबार कर रहा है। ना इसका भारत पाकिस्तान की लड़ाई से सिर्फ लेना देना है और रूस से तेल खरीदने से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। ट्रंप 4-5 घटनाओं से बुरा माने और एक ट्रेड डील जो लगभग हो चुकी थी उस पर उन्होंने अड़ंगा लगाया। यह दावा टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल का है। त्रिपाठी जी, मानने लायक है ये बात? नहीं, ये बातें बिल्कुल मानने लायक है और मानने क्या लायक है, ये तो साफ साफ दिख रही कि यही हुआ। और पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी जो वजह है, इसको सुनने के बाद लगता है कि सचमुच भारत बहुत शानदार नेता की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जैसा नेता ही ये कर सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी, मतलब एक तरह से कहें कि अपने मन की चलाना चाहता है और उसको मोदी ने ठुकरा दिया। लेकिन जो दूसरी वजह है, वहां मैं मानता हूं कि जो मोदी के एडवाइजर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनका निर्णय ठीक नहीं था। अगर आप जब इलेक्शन में गए, आप चाहे चलते चुनाव में हो चाहे जो हो, अगर आपने दोनों को अप्रोच किया, जो आमतौर पर होता है, दुनिया के लोग भी आते हैं तो भारत में सत्ताधारी पार्टी से मिलते हैं, जो दूसरा उससे भी मिलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपने दोनों से किया और कमला हैरिस की जो टीम थी किसी भी वजह से वो नहीं कर पाई, तो आपको ट्रंप के साथ निश्चित तौर पर मुलाकात करनी थी।
अगर ये जो बात लिखी हुई है सच है तो सिर्फ दूसरी वजह है जिस पर ट्रंप की नाराजगी होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप की उस नाराजगी को यहां तक ले जाना ये कतई ठीक ना। और पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी ये वजह बताती है कि नरेंद्र मोदी सचमुच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हैं और जिस तरह से डिप्लोमेसी करनी चाहिए, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करना चाहिए वो उन्होंने किया। अब उस टीम वालों जरा पूछे कि कौन लोग थे जो कैंसिल। चले मान लें कि यही 5 वजह हैं, इनमें से भारत कितना कसूरवार दिखता है और कितना ट्रंप? देखिए, असल में दोनों नेताओं के बीच में एक संवादहीनता हो गई, कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं। और संवादहीनता जब हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं एक एक करके वो बढ़ती जाती हैं। जब आपके बीच संवादहीनता नहीं है, गर्मजोशी है, तो तमाम सारी चीज़ें जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। और जब एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ शुरू में, तो उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें हो जो छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। जैसे एलन मस्क से मिलना मान लीजिए मोदी जी का, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। तब तक एलन मस्क भले उनके मतभेद शुरू हो गए होंगे लेकिन थे उन ट्रंप के साथी। लेकिन चूंकि बैकग्राउंड वो था, जो पिछली जो 2 घटनाएं थी उस बैकग्राउंड में वो घटनाएं बड़ी हो गई ये। और वो जो घटना जो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ठीक से हैंडल नहीं, मैं सहमत हूं इस बात से। भाई ये बात सही है कि कमला हैरिस ने समय नहीं दिया, नहीं मिल पाई। ट्रंप से मान लीजिए नहीं मिलने का कार्यक्रम था तो ट्रंप से और मोदी जी से फोन पे तो बात कराई जा सकती थी ना। और जिस पे फोन पे मोदी जी कह देते वो शायद हुआ, लेकिन नहीं हुआ। कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसके बाद जब मोदी जी वहां थे तो ये विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि एक बार बात कराते कि साहब जो है हम नहीं आ पा रहे, ये हमारी व्यवस्था है, तो शायद उतना बुरा नहीं मानते हो। लेकिन मामले में भारत सही, लेकिन बात नहीं कराना ये विदेश मंत्रालय के वहां के दूतावास की बहुत बड़ी कमजोरी। अभी आखिरी लाइन जो थी समीर जी, क्या मानने लायक है कि ट्रंप ने एक लगभग हो चुकी ट्रेड डील में अड़ंगा लगाया अपनी पर्सनल शिकायतों की वजह से? नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गई थी। जिस तरीके से भारत और अमेरिका के दोनों प्रतिनिधिमंडल की द्विपक्षीय जो बातचीत हुई थी, मुझे लगता है कि ट्रंप को आखिरी समय में लगा होगा कि अब मेरे जिसम जो मतलब उन्हें लग रहा होगा कि मैं जहाँ जहाँ अपमानित महसूस हुआ और जहाँ जहाँ मुझे कमजोर बताने की कोशिश की गई है, अब मैं अपने हिसाब से ट्रेड डील को करूंगा। और मुझे लगता है कि ये एक कारण भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये एक कारण होगा कि इन 5 के आधार पर ट्रंप ने निर्णय लिया होगा, मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि बाकी देशों के साथ भी उनका व्यवहार देखिए ना, सिर्फ भारत के साथ तो नहीं है, सभी देशों के साथ उनका ट्रेड व्यवहार जिस तरीके से चल रहा है। वो कनाडा जो उनका इतना करीबी पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, उससे कहते हैं कि भाई आप मेरे 21वें राज्य बन जाओ, नहीं तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। वो कनाडा को नहीं छोड़ते, वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ते, वो किसी छोटे छोटे देशों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो छोटे देशों को नहीं छोड़ रहे, अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ रहे, तो सिर्फ ये कारण नहीं रहा होगा, ये कारण रहा होगा उसके अंदर से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि भाई जो ट्रंप चाहेंगे वो नहीं होगा। भारत अपना इंटरेस्ट पहले देखेगा और जो सही होगा हम उस पर चलेंगे। हमें ट्रंप से दबाव से दुखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ही ने कहा था, कहीं मैंने पढ़ा कि ट्रंप नेगोशिएशन नहीं सबमिशन चाहते हैं। सबमिशन चाहते हैं, मेरी शर्तों पे हां करो। वो भारत ने नहीं किया, मोदी ने नहीं किया। और इन 5 वजहों में कहीं रूस से तेल खरीदना नहीं बताया गया सर। ये वो है नहीं ना कारण, क्योंकि वो कारण होता तो अलग बात होती। देखिए जो कमला हैरिस वाला है वो मुझे लगता है कमला हैरिस जी ने भी इसलिए मना किया होगा क्योंकि उससे पहले की जो फर्स्ट टर्म है ट्रंप साहब की, उसमें प्रधानमंत्री जी का और ट्रंप का जो रिलेशनशिप था वो इस लेवल पर पहुंच गया था, तो उन्हें लगा कि इनके साथ हमें कुछ कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये भी हो सकता है ना कारण कि उन्होंने मना किया, या कोई और भी कारण होगा उनका। और नमस्ते ट्रंप हो चुका था, तो इसलिए, या ये भी हो सकता है उनकी अपनी व्यस्तता रही हो, उनको अपना जो ऑडियंस है, अपना जो वोटर है उस पर ध्यान रखना कि भाई ये विचारधारा के साथ हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो अलग इशू हो सकता है। लेकिन उसका ट्रंप से कोई कनेक्ट, ट्रंप का कनेक्ट तो ये है कि वो ट्रंप, और उसमें गलती ये है ना कि आपने कनेक्ट किया था कि मिलना चाहते हैं। ट्रंप ने ये रिक्वेस्ट की होती तो फिर भी एक चांस होता। आपने कहा कि भाई हम जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनका आइए, और फिर आपने कहा हम नहीं आ रहे। तो वो जब अनाउंस कर ही दिया था तो शायद चले जाना चाहिए था, तो वो एक बड़ा इशू हुआ। लेकिन आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी बहुत चर्चा इस बात को लेकर हुई थी, जो ट्रंप के साथ हमारे रिलेशनशिप को लेकर, तो शायद इसलिए अवॉइड किया हो कि भाई दोनों के चले जाते तो एक बैलेंस होता। ठीक है, फिर ये होता कि भाई आपको पता ही नहीं। ये एक वॉशिंगटन बेस्ड पत्रकार के असेसमेंट थे, या उनके सोर्स बेस्ड उनकी जानकारियां जो हमने आपको बताई, ये अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल, ये हम फिर कह दें, ये उनकी खबर और उनका एनालिसिस, और उस पर हमारा क्या कहते हैं सर, तबसरा। ठीक है, वो है नहीं, लेकिन उनके पास जो खबर है ना वो अंतिम सत्य नहीं होगा। मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन हाँ, अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन वो कहीं से सत्य आया है जिन्होंने सत्य के तौर पर बताया। सत्य भी होगा तो हमारी कोशिश है कि अंतिम सत्य हम भारत से निकाल के आपको बताएं, वो हम जल्द कर देंगे। अब आइए तेल वाली बात कर लें। अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी क्यों लगाई कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, ये वजह है।
भारत साफ साफ बता चुका है कि रूस से तेल खरीदने में चीन, यूरोपियन यूनियन, ये सब हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन अमेरिका रूस यूक्रेन जंग के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है, मोदीज वॉर कह रहा है। अब कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको। हकीकत यह है कि रूस के साथ तेल के व्यापार करने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 3रा है। चीन और यूरोपियन यूनियन इस मामले में भारत से आगे है। 3रे नंबर पर भारत, 4थे पर तुर्की और 5वें पर जर्मनी है, अगेन यूरोप की कंट्री। और अब ये पीटर नवारो जो कह रहे थे इट इज मोदीज वॉर, उन्होंने उसी इंटरव्यू में बोला भी कि मैं हैरान हूं कि यूरोपियन यूनियन भी तेल खरीदता है रूस से। तो साहब पहले उनको समझाओ, उनके आंगन में लड़ाई चल रही है, ताना हिंदुस्तान को और यूरोपियन यूनियन को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। यस, जो लड़ रहा है डायरेक्टली पुतिन से, वो तेल खरीद रहा है पुतिन का, और आप हमको कह रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात है। 1 जनवरी 2023 से 18 अगस्त 2025 तक आंकड़े दे रहा हूं आपको, चीन ने रूस से 2,68,000 मिलियन यूरो का तेल खरीदा, कोयला और गैस। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने 2,12,000 से ज्यादा मिलियन यूरो का तेल, कोयला और गैस रूस से आयात किया। और भारत ने कितना किया? इसी ड्यूरेशन के अंदर भारत ने रूस से 1,48,000 कुछ मिलियन यूरो का तेल और कोल आयात किया। करीब करीब आधा हुआ चीन से आधा है। दिलचस्प बात यह कि जहां अमेरिका रूस से तेल खरीदने को भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की वजह बता रहा है, यूक्रेनी राजदूत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, यूक्रेनी राजदूत अलेक्जेंड्रा पोलिश्चुक ने द प्रिंट, हमारी मीडिया भारत की एजेंसी है, उससे बात की और उसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस बात को समझता है कि भारत एक संप्रभु देश है और रूसी तेल खरीदने के मामले में वो अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा कर रहा है। ये कौन कह रहा है? भारत में यूक्रेन का राजदूत, कि हमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो, हम समझते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस इशू पर भारत पर दबाव भी नहीं बनाएंगे कि आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए, जो जंग लड़ रहा है वो कह रहा है, हम मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कीव मॉस्को से कच्चे तेल की खरीद को लेकर दिल्ली पर प्रेशर नहीं डालेगा और इससे पैदा होने वाले किसी भी मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा की जा सकती है और उसका समाधान निकाला जा सकता है। और हिंदुस्तान ने भी तैयारी कर ली है इसका इम्पैक्ट कुछ कम करने की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप बताइए साहब, यूक्रेन को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ट्रंप को प्रॉब्लम। नहीं, देखिए ये निजी अहंकार से ज़्यादा कोई मसला नहीं है। और जो मूल बात है कि ट्रंप चाहते हैं कि उनके लिहाज से दुनिया यूं चले कि आज उन्होंने कहा मैंने ये किया, एक हेडलाइन, कल ये किया, दूसरी हेडलाइन, परसों ये किया, तीसरी। ऐसे दुनिया नहीं चलती। और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि जैसे ट्रंप डिप्लोमेसी कर रहे हैं ऐसे तो आज तक किसी प्रेसिडेंट ने किया नहीं। उसके आगे भी उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसका असर कैसे होगा वो पता नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी अभी भी टॉक चल रही, लेकिन रिश्ते हमारे बड़े कठिन समय से, कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और अगर हम ये बात करते हैं कि कहां से क्या खरीद रहे हैं तो सबको अब पता चल चुका है। और सबसे ज्यादा तो पुतिन ने बड़े सलीके से अलास्का में बता दिया था कि भैया तुम तो 20% ट्रेड बढ़ा दिया। इसका सीधा सा मतलब हुआ ट्रंप जहां आज खड़े हैं उनके पास कोई, जिसको कहते हैं ना सपोर्टेड बाय फैक्ट अगर कहें तो कोई आधार नहीं है। इसीलिए अमेरिका में बुरी तरह से वो पिट रहे हैं। उनको लगता है कि ये सब वो ठीक कर लेंगे और मागा उनके लिए खतरनाक बन रहा है। देखिए मागा के जो समर्थक है ना वो बहुत मतलब कितने खतरनाक हैं उससे आप अनुमान लगाइए कि आज तक कोई वहां जो 2020 वाला चुनाव था उसमें जिस तरह से उनके समर्थक कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे वो अपने आप में अमेरिका के इतिहास में बड़ी धब्बेदार और बड़ी बदबूदार घटना है। अब उसके बाद अगर मागा समर्थक उस तरह से आएंगे तो क्या होगा? ट्रंप उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से चक्कर में ये सब कर रहे हैं। एक मजेदार बात और, तेल हम खरीदते हैं रूस से, उसको रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेचते हैं। ये इसको कहा गया प्रॉफिटेरिंग, कि भारत इससे पैसा बना रहा है। ये आरोप लगाया अमेरिका ने हमारे ऊपर। हमसे, और विदेश मंत्री ने कहा जिसको प्रॉब्लम है हमसे तेल ना खरीदे। हमने तो नहीं कहा हमसे खरीदो। हमसे तेल कौन खरीदता है? उनमें कौन है एक देश? अमेरिका। वो हमारा रिफाइंड तेल खरीदता है और आपको उस पर तुर्रा ये है कि उस पर टैरिफ भी नहीं है। ये जो 50% टैरिफ लगा हुआ है ये भारत के तेल निर्यात पर नहीं है। तो अमेरिका हमसे तेल खरीद रहा है नॉर्मल रेट पर, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। ये गजब किस्म की डबल गेम जो है वो वहां खेला जा रहा है। अब बात हमारे ऊपर होने वाले इंपैक्ट की, तो विदेश मंत्रालय, सर एक चीज लाइन बोल दूं कि आप सारी एक इलॉजिकल आदमी पर पूरी लॉजिकल डिबेट करना चाहते हैं। सर हम थोड़ी इलॉजिकल हो सकते हैं, हमें तो क्योंकि लॉजिक के दायरे जब में कोई रहना इलॉजिकल हो जाए उस पर क्या लॉजिकल डिबेट होगी? जैसे भारत में विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं
वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आरोप लगा रहे तथ्यहीन, लॉजिकहीन, बिल्कुल बुरी तरीके से, जैसे राहुल गांधी लगाते रहते तमाम तरह के, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई तेल भारत बेचता है, तेल तो अमेरिका भी तो खरीदता है, जो जयशंकर जी ने बताया। तो आप बोल दीजिए कि भाई हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे। याद आ गया आपसे, अभी एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है सर, दुनिया की 2 तेल बड़ी तेल कंपनियां, एक एक्सॉन अमेरिका की और रोजनेफ्ट ये सरकारी कंपनी है रूस की। इन दोनों का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट चल रहा था यूक्रेन की लड़ाई से पहले रूस में, जॉइंट वेंचर। और उस जॉइंट वेंचर से जब लड़ाई खत्म हुई तो एक्सॉन बाहर हो गई, पुतिन ने बेसिकली वो स्टेक एक्वायर कर लिया। अब वो कंपनी दोबारा रोजनेफ्ट से बात करना शुरू कर चुकी है कि हम दोबारा व्यापार करें तेल का तुम्हारे यहां करके, मतलब वो तेल निकालने से लेकर सब कुछ। अमेरिकी कंपनी सीधे बात कर रही है वहां। देखो ऐसा है कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, 2 चौपाइयाँ लिखी हैं। एक तो लिखा है कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई, और ये जब वो सुर्पनखा लक्ष्मण जी से मिलती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। तो अमेरिका दादा है दुनिया का, महाबली है, वो कुछ भी करे, वो दुनिया भर के में अपनी सेनाएं भेजे, इराक को बर्बाद कर दे, अफगानिस्तान में भेज दे, वो सब चलता है। लेकिन बाकी देशों में मानवाधिकार, ये तो वही यहाँ भी लागू हो रहा है। वो अपना डील करें, वो रूस से तेल खरीदें, रूस का तेल भारत के मार्फत से लें, गैस खरीदें, वहाँ की कंपनियों से करें, लेकिन कोई दूसरा देश अगर करेगा तो उस पर आ जाए। ये अमेरिकन नीति पहले भी रही है, अब थोड़ा क्रूड होके और बेपर्दा होके सामने आ गई है। तो अब चूंकि ट्रंप जो है वो थोड़ा बदेश तो लग रहा है हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम क्यों दूसरे, देखिए ये इस वक्त का जो विश्व है, ये विश्व मल्टीपोलर विश्व है। यहाँ इस विश्व में हर देश अपने हिसाब से संबंध बनाता है, अपने हिसाब से व्यापार और सौदे और सारी चीजें करता है। वो जमाना गया कि जब 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ये कैंप रूस का है, सोवियत संघ का है, अमेरिका का है, तो उस हिसाब से पार्टी लाइन में बातें होती थी। अभी पार्टी लाइन नहीं चल रही है, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हंग असेंबली होती है ना, तो ये हंग पार्लियामेंट वाली स्थिति है विश्व की। राहुल गांधी की इस यात्रा पर एक बहुत बड़ी और नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। राहुल गांधी खुद आजकल जो भाषा बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, तू तड़ाक से वो बात करते हैं। इस बीच में दरभंगा में कांग्रेस की राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान एक मंच जो सजा हुआ था, वहां से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को गालियां दी गई। गालियां मतलब गालियां। ये रैली यूथ कांग्रेस से जुड़े एक शख्स ने आयोजित की थी, इनका नाम है मोहम्मद नौशाद। अब जो गालियां दी गई वो तो हम आपको नहीं सुना सकते, वो ऑडियो आप पूरा नहीं सुन पाएंगे, वहां उसके आगे और पीछे क्या बोला जा रहा था वो आप सुन लेंगे। लेकिन इस पर जो सफाई आई है, वो सफाई क्या गले उतरने वाली है। बीजेपी कह रही है इससे ज्यादा क्या नीचे गिरेगी कांग्रेस। बीजेपी ने बहुत तीखा हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया है और कहा कि इस सब के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कोई मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, देश में नफरत फैला रहे हैं। तो पहले आप जरा ये जो जहां ये हुआ मंच पर, उस दौरान क्या क्या बोला जा रहा था सुनाता हूं आपको। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। तो इस वीडियो में आप गौर करेंगे, कांग्रेस के झंडे हैं, मंच सजा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का पीछे बैनर है, राहुल गांधी की फोटो, प्रियंका गांधी की फोटो, तेजस्वी यादव का चित्र उस पर लगा हुआ है। मंच से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पहले लग रहे थे, फिर मोदी चोर किसी ने कहा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को गालियां देनी मंच से किसी एक आदमी ने शुरू कर दी। फिर वो आज पर राहुल गांधी और बाकी लोग नेताओं को आना था, वो यहाँ आए और यहाँ से चल, लिखा है यात्रा पथ ऊपर दिखेगा बैनर के ऊपर, ये रास्ते में पड़ता था, एक स्पॉट था, एक हॉल्ट मान लीजिए यात्रा का, तो यहाँ से फिर वो आगे बढ़े। अब ये जो नौशाद हैं यूथ कांग्रेस के, इन्होंने पहले तो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। इंडिया टीवी से हमने इनसे फ़ोन पे भी बात की और उस बातचीत में कहते रहे साहब मैं वहाँ तो था ही नहीं, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, कोई आ गया होगा। लेकिन जब मामला बहुत बड़ा बन गया
तो उसके बाद इनको एक वीडियो जारी करके माफ़ी मांगनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी को भी गाली देना गलत है, ये पूरे मामले के लिए माफ़ी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी नॉनसेंसिकल आदमी ने मंच पर चढ़कर जाने कब ये गालियां दी। हमारा कल प्रोग्राम था बिठौली के अंदर, वहाँ पे शायद कुछ प्रधानमंत्री को अपशब्द किसी ने बोला है। हम लोग तो उस टाइम में कार्यक्रम करके राहुल गांधी जी के साथ हम लोग को ये था कि पीछे पीछे हम लोग निकल गए, सारे लोगों को हम लोग लेके निकल गए। लेकिन पीछे से किसने क्या बोला, कई बार ऐसे नॉनसेंस लोग चले जाते हैं, आपने देखा हो राहुल जी का मंच हो या फिर नरेंद्र मोदी जी का मंच हो, पीछे से हर आदमी बाद में चढ़ जाता है, कुछ अपने मन से अपशब्द बोलने लगता है, कोई फोटो खिंचवाने लगता है। तो अगर किसी ने इस तरीके की बात की है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, वो वोट के अधिकार के लिए निकाल रहे हैं। और लेकिन अगर इस तरीके का किसी ने घटना किया, नॉनसेंस आदमी है वो, कोई घटिया आदमी है। मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं देखा है और मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कॉल आया है तो मैं बता रहा हूं कि ये जो भी अगर किसी ने उस मंच से किया है वो गलत किया है। हम लोग राहुल जी की यात्रा के साथ जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, हम लोग पीछे पीछे सारे लोग, हम लोग है ना, आगे रैली थी मुजफ्फरपुर में, हम लोग वहां निकल गए। तो उसकी घोर निंदा करता हूं मैं। अगर किसी ने इस तरीके का अपशब्द उनके लिए प्रयोग किया है तो मैं माफी मांगता हूं। अब देखिए बीजेपी ने लेकिन क्या लिखा है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल पहले बिहार के लोगों का अपमान करने के लिए स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को लेकर के आए और अब प्रधानमंत्री की पूज्य स्वर्गीय माताजी को गाली दिलवा रहे हैं। इतनी गंदी भाषा का प्रयोग तेजस्वी और राहुल ने करवाया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। सीधे तेजस्वी राहुल ने करवाया है ये काम, ये बीजेपी कह रही है। ये ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगे तो भी बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो ये बीजेपी इसको इस लेवल पर ले गई है। अब जो सफाई सुनिए अपना आयोजन करता कि उस पर क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? नहीं, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी की बयान ये बाइट होती और वो कहते कि जिसने भी किया है हम उसको खोजेंगे, उसको सजा भी दिलाएंगे, पार्टी से निष्कासित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राहुल गांधी, प्रियंका या तेजस्वी का अब तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन इसको जरा पूरा चेन ऑफ इवेंट्स के लिहाज से इसको देखें तो समझ में आएगा। पिछले कुछ समय से, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दिन से मैं बात कर रहा हूँ, शायद तारीख थी 7 अगस्त, उस दिन से अगर आप देखें तो राहुल गांधी की जो भाषा है, राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोर, यानी पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया है, सब अपहरण हो गया है, ये अपने कार्यकर्ताओं के मन में डाल रहे हैं। प्रतिदिन वो लोगों से जो बात करते रहे होंगे उसका क्या परिणाम है। जिस तरह से वो चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के आगरा के घर पर लोग पहुंच गए, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी, दामाद, उनका डिटेल निकाल कर डाला गया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि चुनाव आयोग में आग लगा दो, चुनाव आयुक्त को खींच कर मारो। पहले राजीव कुमार कहते थे, अब ज्ञानेश कुमार कहते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद कुछ अलग से कहने की जरूरत है? यही तो किया जा रहा है ना। राहुल गांधी बहुत, जिसको कहना है कि महीन तरीके से देश के लोगों के मन में इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतना जहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति डाल रहे हैं कि वो एक गाली में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और सीधे वो मां की गाली दी थी। और यहां एक बात और कई बार होता है, लोग कहते हैं कि राजनीति में है भाई, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, ये सब राजनीति में थे, सत्ता का सुख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार में थोड़ी, उनकी माता जी, स्वर्गीय माता जी, उनसे तो कोई राजनीति का लेना देना नहीं था। राहुल गांधी जिस लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं तो वो उससे नफरत फैल रही है। उन्होंने ही ये जमीन तैयार कर दी है कि उनका कार्यकर्ता मां की गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा है। अब राहुल गांधी वैसे तो रोज कई जगहों पर बोलते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से ऐसे लगातार उनके बयान आ रहे हैं जिसमें उनकी भाषा तू तड़ाक वाली है प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए। मैं इसलिए आपको एक बयान बस एक सैंपल के तौर पर सुना रहा हूं कि अंदाजा लगे जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो क्या टोन होती है उनकी। जरा सुनाइएगा। वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, वोट चोर, गति चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी चोरी करता है,
नरेंद्र मोदी से ट्रंप ने कहा अरे जो तू कर रहा है सुन, वो ऐसे इस लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं और आज ये घटना हो गई। सर क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक घटना है। और राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह का लुम्पेनिज्म, जिसको लंपटवाद कहा जाए, जो बढ़ा है और जिस तरह के तत्व आए हैं, और नेता भी जिम्मेदार हैं उसके लिए, उसके लिए कोई बरी नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिम्मेदार है? राहुल गांधी भी जिम्मेदार है, दूसरे भी जिम्मेदार हैं। इसमें चूंकि संदर्भ राहुल गांधी का, इसलिए राहुल गांधी को भी कह सकते हैं। लेकिन अगर फिर बहस दूसरी हो जाएगी ना, अतीत में जाएंगे तो बहुत कुछ दूसरों के लिए भी कहा गया है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूँ नेता ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस तरह की घटना आज ये मोदी जी के लिए कहा गया है, कभी सोनिया जी के लिए भी कहा गया था, कभी किसी के लिए कहा गया। तो ये लंपटवाद जो बढ़ा है, चूंकि नेताओं में भी आपस में संयम नहीं है बोलने में, और तू तड़ाक की भाषा, एक दूसरे को बिना सम्मान दिए, मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय और दंडनीय है। इस घटना में तो कम से कम निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेताओं को आगे आना चाहिए और इस मामले की पूरी जांच करें कि वो व्यक्ति कौन था जिसने इस तरह की हरकत की है। क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, यूथ कांग्रेस का है, या कोई बाहरी व्यक्ति है, अराजक है? मतलब दोनों बातें हो सकती हैं। इनका व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बाहरी भी आ सकता है ऐसे मंच पर चढ़ के, और उसके ऊपर उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए ऐसे लोगों। उसने जो वो ऑर्गेनाइज किया मंच, उन्होंने कहा मैं था ही नहीं वहां पे, हम तो आगे निकल गए थे साहब, कोई आ गया हमारे मंच पर। उनकी भी जिम्मेदारी है भाई, ऐसे कैसे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, पता लगाइए कौन था और एफआईआर दर्ज कराइए। समीर जी, कल राहुल गांधी ने जब प्रियंका गांधी के साथ मोटरसाइकिल पर जब जा रहे थे, तो राहुल गांधी का बयान आया था कि अब हमने गियर और तेवर दोनों बदल दिए, अब हमारे लोग नया तेवर और नया गियर देखेंगे। तो आज सुबह दिख गया कि ये क्या तेवर के राहुल गांधी जो बात कर रहे थे कि हमने अपना गियर भी बदल दिया है राजनीति का, और राजनीति का तेवर भी हमने बदल दिया है, लोग हमारा नया गियर और नया तेवर दिखेंगे राजनीति के अंदर। तो राहुल गांधी क्या ये तेवर बताना चाहते हैं देश की जनता को? क्या इस तरह की राजनीति राहुल गांधी करना चाहते हैं? आप भी इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं? तो राहुल गांधी का बयान अब तक आ जाना चाहिए था, नौशाद को पार्टी से निकाल देना चाहिए था, कह देना चाहिए कि भाई नौशाद तो पार्टी से निकाल रहे हैं और हमने जांच के आदेश दे दिए, और मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है, और मैं व्यक्तिगत प्रधानमंत्री से माफी मांगता हूं। क्या कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से माफी मांगी? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए खेद प्रकट किया? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में खेद प्रकट किया? किसी ने खेद प्रकट नहीं किया है। ठीक है सर, मुझे लगता है कि यह पूरी सहमति से दिया गया बयान है। अब सर ये भी ज्यादा है, सहमति है ना? जैसे किसी ने कहा हो तुम जाके गाली दो, आप खंडन नहीं कर रहे, मतलब सहमति है। अगर राहुल गांधी की सहमति नहीं होती या कांग्रेस की सहमति नहीं होती तो अब तक तो बयान आ जाना चाहिए। सर आप बोलिए, एक उसको ऐड करेंगे। विजय शाह के बयान ने किसी ने खंडन नहीं किया था, किसी ने निंदा नहीं की, पार्टी से कर्नल कुरैशी के लिए जो बोला था। हाँ सर, क्या सहमति रायबरेली में एग्जैजरेशन है, लेकिन मैं समझता हूं कि नारे लगवाए थे उसमें तो प्रियंका की सहमति थी ना। प्रियंका जाने, मैं तो विजय शाह की बात कर रहा हूं। नहीं सर, वो मामला बड़ा गंभीर था, उनके सामने उनके सामने गालियां दी जा रही थी। नारे की आधी लाइन प्रियंका गांधी बोल रही थी और अगली लाइन बच्चे जिम्मेदार थी, वो तो जिम्मेदार थी। लेकिन यशस्वी प्रसाद साहब उसको भी कहिए, विजय शाह वाले कौन नहीं कह रहा, कह ही रहे। विजय शाह की सबने आलोचना की, पार्टी ने भी कहा, और विजय शाह ने 3 बार माफी मांगी। स्वयं विजय शाह ने 3 बार पार्टी ने यार आलोचना क्या की, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर कहा। हर चीज कहा, किस पार्टी ने आलोचना? सर बीजेपी ने, पार्टी ने, नेता ने नहीं, पार्टी ने उसका खंडन किया था। इसको इनको भी आलोचना करनी चाहिए। हाँ करना चाहिए, वही तो मैं। लेकिन जैसे प्रेशर पड़ रहा है इन पे पड़ेगा, जैसे बीजेपी पड़ा। सर एक कमेंट आपका। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जितनी बार हमने इसकी गाली या अपशब्द की, उससे ही मुझे शर्मिंदगी हो रही है पहली बात। और मुझे लगता है राहुल जी जैसे यात्रा पर चल रहे हैं, तो जहां भी वो नेक्स्ट स्टॉप पर थे और मान लो उनको पता चला होगा, उनको पता ही चला होगा, तो उनको वहां सार्वजनिक तौर पर एक रैली में कहना चाहिए कि भाई ये बहुत गलत है और इसको हम किसी भी तरह की सहमति नहीं देते, और एक्शन जो लेना है वो लेंगे या ले लिया है या जो भी करना चाहिए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं, मान बढ़ेगा, उनका मान बढ़ेगा। ये नहीं मानता कि कोई उनकी सहमति से ऐसा किया हो, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन वो ठीक है कि कई बार इतना माहौल आप बना देते हैं कि कुछ भी लोग, लेकिन तुरंत उनको खंडन करना चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए। नहीं, एक्शन के लिए करना एक्शन भी लेना जो भी होगा। चलिए सर, अब आकी अगली खबर जो है वो इंडिया अलायंस या महागठबंधन से ही जुड़ी हुई है। आपको मालूम है ये यात्रा जो है, ये इसका समापन 1 तारीख को, 1 सितंबर को, आज 28 हो गई, तो 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा के रूप में होना था। वो एक किस्म का ग्रैंड फिनाले था कि ये 16 दिन यात्रा चलिए, अब एक मंच में होगा, लाखों लोग सामने होंगे और सारे बड़े नेता विपक्ष के वो उस एक मंच पर आते। तो एक बड़ा मैसेज बिहार के चुनाव में कि हमारी ये रणभेरी आ गई है, अब शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई चुनाव की बिहार की। ये होता, वो रैली नहीं हो रही है। अब इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो ये कि पटना प्रशासन ने इसके लिए इजाजत नहीं दी।
इसमें पहली बात तो यह है कि अभी तक आपने कहीं से कांग्रेस का कोई आक्रोश का स्वर सुना? अगर बिहार प्रशासन ने, पटना के प्रशासन ने इजाजत नहीं दी तो कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहती कि देखिए डर गए डर गए डर गए। किसी ने नहीं कहा। फिर क्या वजह रैली नहीं हो रही है? इसकी दो वजह बताई जा रही हैं। अब विद्वान जन बताएं कि क्या हो सकता है। पहली बात जो बताई जा रही है वो ये कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार न बताना राहुल गांधी के द्वारा, डायरेक्ट सवाल पर भी, इससे आरजेडी बहुत नाराज है। और जो खबर छपी थी उसमें तो यह था कि जब वो वाकया हुआ, रिपोर्टर ने सीधा कहा कि तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि आप अगर देश में जीत होती है विपक्ष की तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप कहते हैं कि अगर आप यहां जीते तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी गोलमोल जवाब दे गए, सब ठीक है, बढ़िया है, हमारी बड़ी अच्छी बनती है। ये नहीं बोला कि हाँ ये उम्मीदवार हैं। तो इससे बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। और उस वक्त आरजेडी ने यह फैसला कर लिया था कि हम अब इस रैली का हिस्सा तो हम नहीं बनेंगे। और आरजेडी के बगैर यह रैली हो नहीं सकती, यह कांग्रेस की मजबूरी है। क्योंकि गांधी मैदान आपने देखा हो तो बहुत विशाल है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं भर सकती, ऐसा लोग मान रहे हैं। तो आरजेडी ने अपने पांव जब पीछे खींच लिए तो कांग्रेस के पास जाना था, लेकिन आज नहीं गए, वो कल जाएंगे, 2 दिन रुकेंगे। स्टालिन आ गए, रेवंत रेड्डी आ गए, प्रियंका गांधी आ गई। प्रियंका तो चलिए एक को भी आएंगी, लेकिन सारे वो जो सितारों का जमावड़ा वहां लगाना था विपक्ष का, वो नहीं लग रहा था। इतने बड़े 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 नेता बार बार नहीं आ सकते, तो उनको ये लगा कि फिर वो मंच फीका फीका लगेगा, इसलिए उस यात्रा को टाल दिया गया। अब होगा क्या उस रैली को? अब 1 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये एक मार्च निकालेंगे गांधी मैदान से शायद अंबेडकर चौक तक, एक पैदल मार्च निकाला जाएगा। और तेजस्वी रहेंगे इसमें कि नहीं रहेंगे? अब ये पता नहीं, ये पता करना चाहिए। ये नहीं अभी तक पता लगा है। आप मुझे बताइए क्या वजह हो सकती है? तेजस्वी की नाराजगी या मंच फीका लगता है इसलिए? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, एक तो मैं ये कहूँगा कि मतलब एक सलाह समझ लीजिए, जो भी तेजस्वी जी की जो पीड़ा है राहुल जी को उसे समझना चाहिए। और ये बहुत अपमानित करने जैसा भी है। तेजस्वी यादव पिछली बार भी 7-8 सीटों के अंतर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह गए थे। ठीक है, इस बार जो वो बर्ताव कर रहे हैं वो मतलब मुझे ठीक नहीं लगता, पिछली बार मुझे ठीक लगता था, तो वो एक अलग विषय है, लेकिन वो मेरे विश्लेषण का विषय है। अभी मुझे लगता है कि जो राहुल ने किया है, तेजस्वी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये नाराजगी भारी है। और अगर राहुल गांधी इतना भी कलेजा नहीं बड़ा कर पा रहे हैं, अरे भाई बोल तो सकते हो ना। अभी तो सरकार भी नहीं बनी है, अभी तो आप दिख भी नहीं रहे हो। वहां दूसरी तरफ देखिए कि इतनी मुश्किलें होने के बावजूद नीतीश कुमार को मोदी जी छोड़ नहीं रहे हैं, दुलारा, लाडला, जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। और सबके बावजूद जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के जो कैंपेन है वो ज्वाइंट चल रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये बात मानने लायक है कि तेजस्वी इतने नाराज हो कि वो कहें भाई अब साहब ये तो नहीं हम करेंगे रैली वाला काम? जो पप्पू यादव जी धकिया जी दिए जाएं, कन्हैया जी धकिया दिए जाएं, उसके बाद भी आपको लगता है कि लोग कांग्रेस के जो टिकट पर लड़ेंगे उनको हराएंगे? आप ये मान लीजिए। और ये मैं यूं नहीं कह रहा हूं, मेरी जो वहां कुछ लोगों से बात हुई कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का चरित्र थोड़ा दूसरा है। वो लालू जी और उनका परिवार के तौर पर बताइए क्या लगता है आपको? देखिए, बड़े नेताओं ने आने से मना कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि वो 1 अगस्त को नहीं आ पाएंगे पटना, 1 सितंबर को नहीं आ पाएंगे पटना। ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया था कि वो 1 सितंबर को पटना में नहीं आ पाएगी। शरद पवार ने भी मना कर दिया था कि वो 1 सितंबर को नहीं आ पाएंगे। स्टालिन ने कह दिया था कि मैं तो अभी आ गया हूं, अब 1 सितंबर को फिर से नहीं आ पाऊंगा। तो तमाम बड़े नेताओं ने वहां पर आने से अपनी असमर्थता अपने अपने कार्यक्रम की वजह से बता दी थी। अब राहुल गांधी को लग रहा था, फिर तेजस्वी यादव के साथ जो व्यवहार हुआ तो ये भी तय था कि शायद हो सकता है तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम में अगर नहीं आते तो फिर क्या होता है इतने बड़े गांधी मैदान का। तो राहुल गांधी ने सोचा कि इससे अच्छा पदयात्रा कर लो, मोटरसाइकिल पर घूम लेंगे, पदयात्रा कर लेंगे, निकाल के गांधी मूर्ति से अंबेडकर मंच सज नहीं रहा था, ये वजह है। मंच सज भी नहीं रहा है और नेताओं का साथ भी नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के जो उन्होंने वहां पर ना आने के अपना कारण बता दिए थे और कांग्रेस को लगा कि भाई अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो क्या जवाब देंगे। उस नेता का बयान याद आ गया, मंच बैठ गया है। मंच सर दिल बैठ गया है, मंच बैठ गया है, क्या है? क्यों नहीं हो तो रहा मुझे अभी ये नहीं कंफर्म कि भाई पटना एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको परमिशन दी कि नहीं दी, और क्या जरूरत थी कि नहीं देने की, यदि इतना ही उनको लग रहा था पॉलिटिकली समझ है। मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, कार्यक्रम था, ये इंपॉर्टेंट बात है सर। तारीख को दे दिया था, 31 तक का कार्यक्रम था वहां पे। ये बात जो आई है ये कांग्रेस के हवाले से आई है, ठीक है। मेरे तो पहले का अगर मान लीजिए परमिशन नहीं मिली होती, शोर मचाती कि नहीं मचाती? बिल्कुल मचाती। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें और आप इतनी बड़ा आयोजन कर रहे हो, आप डेट ही पक्की नहीं करोगे? मतलब खबर छपी है ना सर, परमिशन थी कल को। हाँ, मतलब आप छपी है भाई शादी के लिए वेन्यू बाद में बुक करता है, 4 महीने पहले कर लेता है।
आप इतना बड़ा काम करने जा रहे थे, इतनी बड़ी रैली, पक्का मैं तो काम कह होता ही रहा ना? हूँ ना कि, और ये तो जो उस दिन भी गलती, उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि राहुल जी को बोलना ही चाहिए था तेजस्वी जी के लिए। अभी भी बोल और ये वो वाली बात है, कहावत कही जाती है कि भाई गुड़ नाद खिलाए, गुड़ की बात तो करे। अभी कौन सी सरकार बन रही है, और सरकार बन रही है, उस दिन की स्थिति होती, मान लो बीजेपी कांग्रेस बहुत मजबूत होती तो देखी जाती तब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और राहुल जी ऐसा समझ रहे हैं कि नीतीश जी की तरह से रहेंगे, अपमानित नहीं महसूस करेंगे। नीतीश जी को तो नहीं बनाया, हाँ तेजस्वी, नीतीश जी को तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया ना, उन्होंने कह दिया भाई हम मुख्यमंत्री का बाद में तय करेंगे, लेकिन वो अपमानित नहीं महसूस करते। तेजस्वी तो महसूस कर सकते हैं ना। राहुल जी ने सोचा नीतीश जी की तरह से ही वो, तो ये बात अटपटी है ना कि रैली नहीं हो रही। ये बड़ी अटपटी बात है, और वो कारण भी हो सकता है, लेकिन उनसे नहीं होता फर्क। मुझे लगता है तेजस्वी का, आरजेडी का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बाकी लोग नहीं भी आए तो तेजस्वी जी अपनी खबर दुकान, छपी अखबार में, परमिशन थी। परमिशन थी, फिर नहीं हो रही रैली। देखिए रैली ना होना वाकई अटपटा है, क्योंकि जितने जोर शोर से प्रचार इसमें किया गया था तेजस्वी इस बड़ा रैली का, मेरे को लगता है फैक्टर। प्रचार भी किया गया था, दिल्ली से भी मीडिया की टीम ले आने की बात चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब उसको एक बड़ा शो बनाने की बात थी। तो अचानक उसका कैंसिल होना, उसके पीछे क्या कारण है, ये तो बात करने पता लगा। मुझे भी यही पता लगा कि कैंसिल हो गई। तो मुझे लगता है कि दो कारण हो सकते हैं उसमें। हो सकता है कि जो तेजस्वी वाला मामला, हालांकि तेजस्वी उसके बाद भी लगातार यात्रा में तो शामिल हुए, मोटरसाइकिल पे भी बैठे, प्रियंका गांधी के साथ वो भी बैठे, जब राहुल चल रहे थे तब भी वो तेजस्वी बैठे हुए थे, आरजेडी के लोग भी शामिल हुए। फिर अचानक रैली से विड्रॉ क्यों किया? ये हो सकता है कि भाई चलिए यात्रा में हम शामिल हो गए हैं, लेकिन रैली में तो भीड़ लाने में खर्चा होगा, दौड़ पब्लिक लाइनिंग पड़ेगी, तो हम क्यों करें? वो अगर काम हो सकता है बिना आरजेडी के? नहीं हो सकता, पटना में नहीं, गांधी मैदान भरना? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, गांधी मैदान RJD भरना बड़ा क्या, फैक्टर है ये। बिना आरजेडी के पटना में और बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में विपक्ष कुछ नहीं, ये काम नहीं कर सकता। बिना स्टालिन के आप तमिलनाडु में नहीं कर सकते, बिना ममता के आप बंगाल में नहीं कर सकते। तो इसलिए वो तो कांग्रेस वहाँ इस स्थिति में नहीं है, मुश्किल से आधा भी नहीं भर पाएंगे अकेले, ये चाहेंगे तो। अच्छा। 1/4 भर दें, बहुत बड़ी बात है, जो ग्राउंड स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि ये कारण हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि प्लान किया गया, वो सारे नेता आएंगे, बंगलौर की तस्वीर बनेगी। अब चूंकि नेता एक बार आ गए, अब स्टालिन आ गए, रेवंत रेड्डी आ गए, बार फिर आए, रेवंत रेड्डी तो आ भी जाएंगे। बेकसम हो गया, अब शायद खबर कुछ दे रहे हैं। आरजेडी ने कहा था कि भाई अगर गांधी मैदान पे नहीं कर रहे तो बापू सभागार में कार्यक्रम कर लेते हैं, तो कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा करेंगे तो खुलेंगे मैदान में, अगर नहीं करेंगे तो आरजेडी ने कहा कि भाई जगह अवेलेबल नहीं, 1 तारीख को मिल रही है, हम नहीं कर पाएंगे इतना, बापू सभागार में कार्यक्रम कर लेते हैं। तो कांग्रेस ने मना कर दिया बापू सभागार का। तो फिर कांग्रेस ने कहा कि हम पदयात्रा कर लेंगे, हम रैली नहीं करेंगे। अब ये जो भी वजह हो, लेकिन ये इतने बड़े आयोजन के बाद, 16 दिन की यात्रा के बाद, और कल्मिनेशन जैसा होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। इसको ये भी तो मान सकते हैं ना कि ये जो यात्रा चली, तो भाई हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना कि स्थानीय मुद्दे दब गए, एंटी इनकम्बेंसी दब गई, तो क्या तेजस्वी इससे भी नाराज हैं कि ये वोट चोरी वाला फर्जी मुद्दा ला दिया? पिछले साल संभल में दंगा हुआ था, आपको याद होगा, और इस संभल में हुए दंगे की जांच के लिए, माफ कीजिएगा, दंगल ही था वैसे, वो एक जांच कमेटी बनी थी, और इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब सौंप दी है। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। ये रिपोर्ट कह रही है कि संभल में हिंदू आबादी जो 45% हुआ करती थी, घटकर 20% पर आ गई। आजादी के वक्त 1947 में संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, अब संभल की आबादी में मात्र हिंदुओं का हिस्सा 20% का रह गया है। दंगों और तुष्टीकरण ने संभल की डेमोग्राफी बदल दी, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि संभल में हिंदुओं को मारे जाने का पूरा प्लान बना लिया गया था और दंगे के लिए बाहर से दंगाई बुलवाए गए थे। अब ये करंट पिछले साल वाले मामले के लिए कहा जा रहा है। फिर से सुनिए रिपोर्ट क्या कह रही है। हिंदुओं के ऊपर हमले के लिए, उनको मारने के लिए दंगाई बाहर से बुलाए गए थे। हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी की वजह से वहां पर रहने वाले हिंदू बच गए, और वहां पर जो हिंसा हुई वो तुर्क और पठानों के बीच की आपसी रंजिश का मामला था। इन्हीं लोगों ने एक दूसरे को मारा, क्योंकि गोली चली थी वहां पर और 4-5 लड़के मेरे ख्याल से उसमें मारे गए थे। तो उस वक्त भी यह बात सामने आई थी कि यह दरअसल मुसलमानों में ही 2 वर्ग हैं, एक जो अपने आप को तुर्कों का वंशज मानते हैं और एक अपने आप को पठान कहते हैं, और उनके बीच में बनती नहीं है वहां पहले से, और उन्हीं के बीच में रंजिश हुई। गोली किसने, उन्हीं में से किसी ने पहले चलाई और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, उसमें लड़के मारे गए। ये उस वक्त जब घटना हुई थी तब भी बात कही जा रही थी। ये जांच रिपोर्ट इस बात को भी कह रही है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रही है, अब इसका स्कोप क्या था इस जांच कमेटी का, क्योंकि ये बात शुरू कर रहे हैं कि आज़ादी के वक्त 45% हिंदू थे, अब 20% रह गए, तो वहां इनको क्या केवल इस दंगे का नहीं और इतिहास की भी जांच करनी थी क्या? अब ये इतिहास वो बता ही रहे हैं कि जो दंगा पिछली बार हुआ उसमें भी हिंदू ही निशाने पर आने वाले थे,
क्योंकि कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए थे। एक राउंड का सर्वे हो चुका था और जिस दिन दंगा हुआ उस दिन दूसरे दौर का सर्वे हो रहा था। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील थे, वो वहां पर थे, कोर्ट कमिश्नर वहां पर थे, मुस्लिम पक्ष से जो मस्जिद कमेटी के करता धरता हैं, इंतजामिया कमेटी के, वो वहां पर थे। और जब बाहर आग लगनी शुरू हुई, ईंटें पत्थर चलने शुरू हुए, उस वक्त ये सारे लोग मस्जिद के अंदर थे, मौजूद थे। तब बाहर दंगा शुरू हो गया था कि ये बार बार सर्वे क्यों हो रहा है मस्जिद के अंदर। लेकिन जांच रिपोर्ट कह रही है पूरी प्लानिंग हिंदुओं के ऊपर हमला और उनको मारने की थी, और विशेषकर बाहर से लोगों को बुलाया जाना, यह एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इस जांच रिपोर्ट की है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, जब ये जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। बताइए, हिंदुओं को मारने के लिए बाहर से दंगा ही बुलाया गया, कहा जा रहा है। देखिए, ये तो मतलब पहली बार नहीं हुआ है। दंगे जब भी होते हैं तो जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ जो भी हिंदू परिवार रहते हैं उनकी जान को खतरा होता है। अब मैं कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों का जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक दूसरी बात पर आता हूँ। भारत में जनसंख्या जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी वहाँ हिंदुओं की आबादी गायब सी हो गई। जिस मोहल्ले में ज़्यादा मुस्लिम हो गए वहाँ हिंदू धीरे धीरे बेच कर घर जाने लगे, या मजबूरी में, या कई बार बिना मजबूरी के भी उनको लगता है कि भाई हमारा तरीका वो नहीं। इतने वर्षों के बाद स्वतंत्रता के, और हम बार बार जब हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करते हैं, क्या उस पर कोई काम हुआ है? क्या मुसलमान आज भी, जब जिसका अंग्रेजी में एक शब्द होता है गेटोआइजेशन, क्या उसमें इस तरह से रहता है कि हिंदू वहां रहता है तो उसको डर लगता है? और फिर उससे आगे निकल कर आता है कि क्या वहां हिंदू परिवार की जो लड़कियां होती हैं, उनके घर की जो स्थिति होती है, उस पर निशाना साधा जाता है, और तब उसको वो भी करने की जरूरत नहीं, दंगे का भी निशाना नहीं बनेगा तो भी वो अपना घर बेचकर जाता है। और आपको याद होगा जो जैन परिवार था, उनके लोग, जो लोग दिल्ली में आ गए 70 के दशक में जो दंगा हुआ था, उन्होंने यही बात कही कि हमारे घर के लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था, हम लोग उधर से सब कुछ बेच बाच के वहां चले आए, और जो कुछ नहीं बेच पाए उसको छोड़कर चले आए। तो क्या इस देश में इतने वर्षों में, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सेकुलर कहते तो सब हैं, लेकिन वो फ्रॉड क्यों है? क्योंकि उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन हाँ, कि आप सौहार्द करिए। सौहार्द हो कैसे सकता है कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी वहां हिंदू रह नहीं सकते? मैं तो नाम भूल रहा हूं, जो इंतजामिया कमेटी वाले थे उनका नाम आया था एफआईआर में कि इन्होंने उकसाया, इन्होंने भी उकसाया, हाँ। ऐसा कहा गया था। सर, जांच रिपोर्ट पर क्या कहना है? जांच रिपोर्ट अभी आएगी, उसमें कितना कहा गया है और क्या उसका मतलब ये है कि ये जो डिक्लाइन है वो कब से कब तक का है? 47 से 47 से अभी तक है। मतलब अभी जो दंगे हुए पिछले दिनों में कुछ ज़्यादा उससे डिक्लाइन हुआ है या लगातार डिक्लाइन हुआ है? हालांकि इस स्टेटमेंट को मैं लोडेड मानता हूं कि जहां पर भी मुसलमान है वहां पर हिंदू कम हो गए। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो लगातार चेंज हो रही है। डेमोग्राफी कम बदलेगी तो अपने आप ही पॉपुलेशन का डिफरेंस बढ़ेगा ही। एक पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक पॉपुलेशन कम होगी। 1947 में 45% आबादी थी। हालांकि संभल उस समय डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था संभल, तहसील के तौर पे जी। लेकिन उस समय 45% हिंदू थे, 55% मुस्लिम थे। 2011 में सेंसस हुई है, जब संभल डिस्ट्रिक्ट है, उस समय उनकी पॉपुलेशन थी 25% हिंदुओं की। ठीक है। तो ये डिक्लाइन पूरे 60 साल में डेमोग्राफी चेंज हुआ, इसको डेमोग्राफिक चेंज के तौर पर दे। मैं तो अभी इस पर चिंतित हूँ कि अभी क्योंकि पिछले खास दिनों में काफ़ी वहाँ पर दंगा और टेंशन रहा है, तो उसमें क्या मूवमेंट हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ से लोग वहाँ गए हैं, छोड़कर गए, नहीं हुआ सर, केवल इतना, ये मामला पिछले साल हुआ, हाँ, इसके बाद पुरानी कहानियां बाहर आने लगी कि दंगों में क्या क्या होता था और क्यों लोगों ने वहां से माइग्रेट किया, हिंदू परिवारों ने माइग्रेट नहीं, मैं वो तो कह ही रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है, माइग्रेशन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पिछले वाला दंगा भी बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, जिस पर उसके बाद क्या माइग्रेशन बढ़ा है, कितना बड़ा है, वो ज्यादा नहीं है कि पिछले साल के बाद की चर्चा। अगर देख लें तो जो विजय जी ने बताया कि 2011 के सेंसस से 25% हिंदू रह गए, यानी 1947 के बाद 2011 तक में 25, 20, 45, 20% हिंदू वहां से चला गया। हाँ, और वो क्या किस वजह से हुआ होगा? वहां तो एक मतलब और कोई वजह नहीं है ना, और कोई वजह होती तो समझ में आता। वो साफ साफ वजह दिखती है कि मुस्लिम आबादी बढ़ी, वहां हिंदुओं का रहना दूभर हो गया, वहां से निकल कर चले गए। क्या कह रहे हैं समीर जी? 450 पेज की रिपोर्ट सबमिट हुई है और उसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। एक तो ये बताया गया है कि जियाउर रहमान बर्क जो वहाँ के सांसद है, उन्होंने एक भाषण दिया वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम मुसलमान इस देश के नौकर नहीं, हम इस देश के मालिक हैं, तो किसी पुलिस प्रशासन से और किसी शासन से डरने की जरूरत नहीं है, हम जो चाहेंगे वो संभल में होगा।
और उनके उकसावे के बाद वहां जिस तरीके से दंगा फसाद हुआ और उन्होंने कहा कि संभल मुसलमानों का है, यहाँ पहला हक हमारा है, हम प्रशासन के या किसी के नौकर नहीं है, हम यहाँ के मालिक हैं। और उसके बाद जिस तरीके से वहां हुआ और उस रिपोर्ट में 15% कहा गया कि 2025 में 15% हिंदुओं की आबादी रह गई है। तो आप बताइए 1947 में अगर जो 45% आबादी थी वो 2025 में घटकर हिंदुओं की आबादी अगर 15% रहती है तो 30% आबादी हिंदुओं की कम हो रही है। और बर का जो बयान है उसको बहुत सिलसिलेवार बताया कि किस तरीके से सांसद ने वहां पर इस पूरे दंगे को प्रायोजित किया, किस तरह के संगठित जो वहां के सांसद हैं। उनके बारे में कुछ और पॉइंट्स इस रिपोर्ट के सर वो आए हैं कि संभल में आज़ादी के 47 से लेकर अब तक कुल 15 बड़े दंगे हुए जिसकी वजह से हिंदुओं की आबादी घटी है। रिपोर्ट सर ये भी कह रही है विनोद सर कि संभल कई आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अलकायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके हैं। अमेरिका ने एक मौलाना आसिम उर्फ सनाउल हक को आतंकवादी घोषित किया है, ये वहीं रहता है। और संभल में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग भी सक्रिय हैं। बिल्कुल भाई, टेरर एंड क्राइम का देखिए रिपोर्ट जिस कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की थी जी, उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। अब सवाल ये है कि ये सारी जो बातें हैं जैसे अपराध और उसके आप बता रहे हैं कि आतंकवाद का बता रहे हैं, अलकायदा का अड्डा बन गया, उसका बन गया होगा। अगर रिपोर्ट करें, रिपोर्ट को झुठला नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि ये जानकारी पुलिस की जानकारी में नहीं है क्या ये, या LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है सरकार की उसकी जानकारी में नहीं है। और अगर है तो उन्होंने कितने अलकायदा के लोगों को गिरफ्तार किया, ये प्रश्न तो उठेगा ना। क्योंकि 10-8 साल से तो सरकार मतलब जो है उन्हीं की है जिनकी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी रिपोर्ट है ये। तो कितने अलकायदा तो दुनिया से गायब हो गया है। तो हालत ये हो गई, वो संभल आ गया। हाँ, दूसरे संगठन जरूर दुनिया में पनप गए हैं। लादेन के मरने के बाद तो अलकायदा की कमर ही टूट गई, फिर भी इन्होंने अलकायदा कर लिया है तो जरूर। तो एक तो ये कारण है कि भाई पुलिस क्या कर रही है और गंभीर मामला है। अगर इस रिपोर्ट कहे तो जो भी चिन्हित करिए और उनको ब्रॉड टू बुक कीजिए। नंबर 1, तो पलायन की जहाँ तक बात है, इसका दंगे भी कारण होंगे, मैं दंगों ये नहीं कह रहा कि दंगे कारण नहीं होंगे, लेकिन पलायन के दूसरे कारण भी होते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, मेरे गांव में जो ब्राह्मण बहुल्य गांव था, आज ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो गए वहाँ पर। और वहाँ पिछड़े और दलितों की आबादी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के लड़के पढ़ लिख करके नौकरियों पर चले गए, बुजुर्ग बचे वो भी चले गए अपने बच्चों के पास, घरों में ताले लग गए या घर बिक गए। और आज तो ये कारण भी होते हैं कि चूंकि हिंदुओं में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा ज़्यादा है, रोजगार के अवसर उनको ज़्यादा है, तो कई बार ये भी कारण होता है पलायन का कि इससे भी केवल मुस्लिम आबादी का दबाव नहीं, दबाव होगा, दंगे भी हो सकते हैं कई बार असुरक्षा, लेकिन ये भी कारण होते हैं पलायन के। खाली यही नहीं है कि सिर्फ दबाव के कारण लोग भाग के चले गए। चलिए सर, अब आप 2-1 खबरें और बड़ी उनकी बात कर लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिन का व्याख्यान दिल्ली में चल रहा है। आज उसका अंतिम दिन है, तीसरा दिन है। बहुत सी बातें इस बीच उन्होंने कही हैं, अब सब तो नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें रोज वहां आपको बताते हैं। तो जो कल कहा गया वो आज डिस्कस करते हैं, फिर आज चलेगा वो दोबारा उनका कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को किसी के उकसावे में नहीं आना चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली हम अभी पीछे यही बात कर रहे थे, कुछ हिंदुओं को किसी के उकसावे में नहीं आना चाहिए, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। ऐसा करने से उपद्रवी हमारी एकता को तोड़ सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। मोहन भागवत जी कल संघ के 3 दिवसीय कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे अंदर सहनशीलता की कमी देखी जा रही है, जो समाज को एकजुट करने के लिहाज से ठीक नहीं है। दुश्मन यही चाहता है कि समाज बटे। हर हालत में संविधान, नियम, कानून, इसका पालन करके चलना। कोई भड़काऊ बात हो गई, कानून हाथ में नहीं लेना। उसने हमको चिढ़ाया, उसमें हमारा अपमान किया, उसने हमारे श्रद्धा को गाली दी, इसलिए हम उसको, ये नहीं, ये है ना तो ये गुनाह है, पुलिस में जाओ। सामान्य रूप से कुछ भी प्रोवोकेशन हुआ कि तुरंत टायर जलाओ, पत्थर फेंको, ये नहीं होना चाहिए। हाथ में कानून लेके बात नहीं करनी चाहिए। इसका लाभ लेते हैं उपद्रवकारी लोग, इसका लाभ लेते हैं, हमको तोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। अब ये सलाह हिंदू समाज के लिए ही है ना त्रिपाठी जी, कि रिएक्ट ना करें? नहीं, निश्चित तौर पर हिंदू समाज के लिए है। और देखिए, कल, परसों और कल जो भाषण है वो कई बार मुझे लगता है कि मोहन जी ने इतनी ज़्यादा सुंदर चित्र रचना कर दी है कि उस पर मेरे जैसे व्यक्ति को भी थोड़ा लग रहा है कि कैसे हो सकता है। यानी आज समाज की जो सच्चाई है, क्या उस पर एकदम से संघ बात करने को तैयार नहीं है? राम राज्य जैसी परिकल्पना उन्होंने की है। अब
अपना उनका कल का जो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाषण रहा। लेकिन जब वो कहते हैं, उन्होंने पड़ोसी पाकिस्तान तक से बात करने की बात कह दी। उन्होंने सबको कहा सब हमारे अपने। बात बहुत अच्छी है। राम राज्य ऐसा ही था, राम राज्य शब्द उन्होंने नहीं कहा, ये मैं अपना शब्द कह रहा हूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने जब कहा था कि हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे, तो तब तो लगता था कि ये हिंदू कहना ही बड़ा उस समय मुश्किल था। तो आज यहां तक हम आए, तो हो सकता है कि जहां मोहन जी देख रहे हो वहां हम न देख पा रहे हैं। लेकिन आज जो बड़े प्रश्न हैं उसको एक लाइन में उन्होंने कहा कि कट्टरता बढ़ रही है, लेकिन वो कट्टरता का निदान क्या है, उसका समाधान क्या है, वो हम उम्मीद करते हैं कि आज सवाल जवाब में आएगा। दूसरा, आप यहीं पर आप कह रहे हैं मोहन जी जो है उन्होंने समाज की वास्तविकता नहीं बताई। मैं ये कह रहा हूं कि वो वास्तविकता कहते हुए, लेकिन उसको छोड़कर उन्होंने बहुत बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। हो सकता है जहां वो बैठे हैं वहां वो सुंदर चित्र हो, लेकिन जो समाज की स्थिति है, वो रोज की जो मुश्किलें हैं, वो उसमें कल के भाषण में थोड़ा सा कम नजर आई। दूसरा एक हिस्सा भी सुन लेते हैं, फिर या हम ये बात भी करेंगे। कहें कि संघ से जो आदमी चाहता है, स्वयंसेवक चाहता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, वो रोज सुन रहा है, तो इस भाषण को सुनेगा तो वो क्या कहेगा, राम राज्य आने की तो ओर क्या है। सुनना चाहता है मोहन जी? कह रहे रिएक्ट मत करो, कोई दंगा कर रहा है तो टायर मत जलाओ, पुलिस में जाओ। नहीं, ये तो ठीक बात है, इसमें दिक्कत नहीं है। स्वयंसेवक सुनना क्या चाहता है कि वो कहें कि आजादी है पूरी, जो करना है करो? नहीं नहीं नहीं, स्वयंसेवक ये चाहता है कि आप ये बताएं कि कट्टरता अगर बढ़ रही है तो हिंदू तो कट्टरता नहीं बढ़ा रहा है, तो ये बोलेगा कौन? एक तरफ से आप सब कुछ कर रहे हैं, विदेशी आक्रांता आए, उनके विचार वाले हमारे अपने, वो गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, इराक के लिए, सीरिया के लिए खड़े होंगे, कौन उनसे बात करेगा? अगला हिस्सा सुन लेते हैं। मोहन भागवत जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे ले जाना है तो किसी एक नेता के भरोसे नहीं रहना होगा। अभी बड़ा बहुत लोडेड बात है। उन्होंने कहा किसी एक नेता के भरोसे देश नहीं रह सकता, अगर देश को आगे ले जाना है हम सबको मिलकर काम करना होगा। सरकार, सिस्टम, ये सब सहायक भूमिका है, सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। देश को आगे बढ़ाने का काम और वो जोर हर व्यक्ति को इंडिविजुअली लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात तो स्वतः सिद्ध है कि देश को बड़ा करना है, देश को स्वतंत्र करना है, कुछ भी करना है तो नेताओं के भरोसे, संगठनों के भरोसे नहीं होता। वो सहायक जरूर होते हैं, लेकिन सबको लगना पड़ता है। सब में एक गुणवत्ता आनी पड़ती है। पूरे समाज के प्रयास से कोई भी परिवर्तन आता है। आज अपने देश को बड़ा करना हम चाह रहे हैं, वो किसी के भरोसे छोड़ के नहीं होगा। सब सहायक होंगे, नेता, नीति, पार्टी, अवतार, विचार, संगठन, सत्ता, सब इनका रोल असिस्टेंस का है। मतलब सामने ऊपर मत देखिए कौन है देश जो चला रहा है, आप क्या कर सकते हैं ये देखिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि नेता कुछ नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं भागवत जी। अच्छा, चूंकि मैं तो संघ से मेरा कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन जितना मैंने एक ऑब्जर्वर ग्रुप में देखा है, संघ हमेशा सामूहिक ताकत की बात करता है। संघ है शक्ति कलौ युगे, ये उसका स्लोगन है। समीर जी ठीक करेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो वो हमेशा सामूहिकता की बात करता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति, एक नेता या एक उसके भरोसे नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और जो पहले भाषण की आप बात कर रहे थे ना, जिसमें हर्षवर्धन जी थोड़ा असहज हो रहे थे कि ऐसा रामराज वाली बात कर दी, मुझे लगता है ये है सच्चा राष्ट्रवाद। वो फ्रॉड नेशनलिज्म नहीं है कि आप एक वर्ग को किनारे करके फिर राष्ट्र की बात करो। उन्होंने जो बात कही, मैं बिल्कुल तायद करता हूं उनके भाषण की, कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कानून का हाथ अपने हाथ मत लीजिए। संविधान, कानून, देश को जो है उसको चलने दीजिए और उत्तेजित मत होइए। अगर एक व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसके पुलिस है, अदालत है, भेजिए उसको। अब बजाय दूसरा भी वही रिएक्शन में करने लगे तो फिर देश में तो गरीब हो जाएगा ना। वो स्थिति से मोहन भागवत जी जैसा कोई भी शीर्ष व्यक्ति वो स्थिति नहीं चाहेगा। अच्छा, इस सलाह को हम केवल हिंदुओं के लिए सलाह क्यों मान रहे हैं? नहीं, सबके लिए सलाह है। मैं नहीं हिंदुओं के लिए मान रहा हूं, सबके लिए होनी चाहिए। नहीं, सबके लिए सलाह है। देखिए, हिंदू तो मोहन जी के परिभाषा में तो हिंदू तो सभी है ना, सभी है। उसमें तो रहमान भी हिंदू है, सौरभ भी हिंदू है, विनोद भी हिंदू है, फिलिप भी हिंदू है। उनकी परिभाषा जो संघ की है उसके हिसाब से सभी हिंदू है। तो सारे देश के लिए कह रहे हैं वो खाली जो है विजय त्रिवेदी, विनोद नहीं, वो और हसन और सबके लिए कह रहे हैं। और किसी नेता पार्टी की तरफ मत देखो। नहीं, निश्चित रूप से मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार भी वही कहते थे, गुरु गोलवलकर जी भी वो कहते थे। जब जनसंघ बना तो गुरु गोलवलकर जी से पूछा गया क्या तो जनसंघ बन गया है तो राजनीति में आ गया है तो संघ अब भी मर्ज हो जाए, जनसंघ में वो राजनीति करे।
तो गुरुजी ने कहा कि भाई अगर संघ को राजनीति करनी होती तो संघ बनाते नहीं। हेगड़ेवार जी ने कहा था हमें राजनीति, देश की राजनीति में नहीं पढ़ना है, हमें समाज को संगठित करना है और फिर देश के समाज को साथ में लेकर चलना है। और जो कल मोहन जी ने कहा, उनका कहना बहुत स्पष्ट है कि भाई घर में किसी एक व्यक्ति पे आप निर्भर मत रहिए कि एक व्यक्ति घर चलाएगा। सबकी भूमिका होती है, जब सब मिलकर चलेंगे तो घर आगे बढ़ता है, सब मिलकर साथ चलेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, और सब मिलकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए कि कोई भी सरकार आ जाएगी तो वही आपका पूरा हेल्प करेगी और हम आराम और सोते रहेंगे। समाज में सबकी भूमिका निश्चित है, सब अपने सामर्थ्य से, अपने सीमित संसाधनों में, सब देश में और समाज में अपना योगदान देते रहे और देश को आगे बढ़ाए। सरकार अपना काम कर रही है, समाज अपना काम कर रहा है। वो वही कहेंगे जो उनको कहना है, लेकिन मैं तो वैसे ही कह रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि मोहन जी ये कहते हैं अगर कि देखिए देश को हमने एक अच्छा नेता दिया है, देश को तरक्की दे रहा है, वो आप उनके पीछे लगिए। क्षेत्र में अग्रणी है, अच्छा करे तो उसका, बुरा करे तो हमारा, क्योंकि हमारा माल है। विजय जी का तबसरा। देखिए परसों भी, देखिए आज जब आप बात कर रहे हैं कि नेता के लिए उन्होंने कहा, तो वो लोडेड नहीं है, क्योंकि वो उनकी सोच, उनका एक्सप्रेशन का तरीका ये है कि सामूहिक सब कुछ होना चाहिए। परसों भी उन्होंने एक बात कही कि भाई हम तो कह देते हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा तो ठीक है। अब सब लोगों ने इसको लिया कि भाई बीजेपी जो है उसको उन्होंने कह दिया कि भाई तुमको मानना हो मानो, अध्यक्ष बनाना हो बनाओ, नहीं बनाओ। तो ये हम अपने तरीके से सोचते हैं, वो एक जनरल तरीके से बात कर रहे हैं और ये मैसेज भी वो दे देते हैं कि जिसको जो समझना हो वो समझ जाए, अपने मतलब निकालते अपने मतलब निकालते रहे कि दबाव है, आपको मानना है मानो, नेता एक है एक नहीं है। और वैसे तो ये संघ की परिभाषा में ही है, विचार में ही है कि भाई एक नेता, व्यक्तिवादी जो है व्यवस्था, वो नहीं उनको पसंद। ठीक है सर, अब अंत में एक खबर में अमेरिका की आपको और बता रहा हूं। अमेरिका के मिनेसोटा में स्कूल में गोलियां चली, मिनियापोलिस में एक स्कूल में फायरिंग हुई है। हमलावर आया, बच्चे थे, छोटी क्लास के बच्चे थे, 5वीं तक के बच्चे जितना मैंने पढ़ा, और वहाँ स्कूल में चर्च है, चर्च में प्रेयर कर रहे थे। और ये जो एक और लड़का था, जो हमलावर है, ये उसी स्कूल का एक्स स्टूडेंट बताया जा रहा है। ये चर्च के बाहर खिड़की से इसने जाकर के तन 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 गोलियां अंदर चला दी। छोटे छोटे बच्चे मर गए, 2 बहुत छोटे बच्चे मर गए, 12 के करीब बच्चे जो हैं वो घायल हैं। इसमें कुल 17 लोग हैं, छोटे। तो बहुत विभत्स हत्याकांड था ये। इस अटैकर ने इसके, और बाद में ये व्यक्ति खुद भी मर गया। अब इसने खुद को गोली मारी या पुलिस ने इसको गोली मार दी, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इसके पास से जो सामान मिला उसमें हम कहां जुड़ते हैं, भारत। इस अटैकर की राइफल और मैगजीन पर भारत विरोधी नारे लिखे हुए थे। और क्या लिखा था? राइफल पर लिखा था न्यूक इंडिया। न्यूक इंडिया मतलब इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब मारो, इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करो। लिखा था किल ट्रंप, ट्रंप को मारो, इजराइल का पतन होना चाहिए, यह भी लिखा था। लिखा था 6 मिलियन नॉट इनफ। किसके लिए? 60 लाख यहूदी मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में, हिटलर ने मारे थे। वो ये कह रहा है ये काफी नहीं है। फिर इसने गाजा को लेकर के भी कुछ लिखा। तो इतना तो पता लग रहा है कि ये एंटी इंडिया, एंटी इजराइल, प्रो फिलिस्तीन, एंटी जू, प्रो फिलिस्तीन, तो उस एंटी अमेरिका, वो उस प्रवृत्ति का आदमी था। लेकिन ये इंडिया को इतना बड़ा दुश्मन मानता है, या इंडिया के लिए इतना जहर था इसके मन में, कह रहा है न्यूक इंडिया। तो ये बात जो है वहां जो हुई, अब इस बार जो चल रहा है माहौल, उसमें माशाअल्लाह भी इसने एक जगह पर लिखा, एक जगह ऐसा ही कोई और शब्द जो है अरबी का वो इसमें इस्तेमाल किया हुआ था। क्या ये कन्वर्ट हो गया था? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी अभी तक तो इसका क्रिश्चियन नेम ही सामने आया है और रॉबर्ट है जहां तक मेरा ख्याल है। क्या ये कन्वर्ट हो गया था? ये भी क्लियर नहीं है। फिर ये ऐसी बातें क्यों लिख रहा था, माशाअल्लाह शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, ये भी अभी साफ होना बाकी है। लेकिन इससे इंडिया में लोगों के कान जरूर खड़े होते हैं। हमारे यहाँ तो फिर किसी ने ये भी लिखा कि अभी मुनीर को बुलाया था ट्रंप जी ने, और वो वहाँ कह के आया था कि हम पर आंच आ गई तो हम आधी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में ले डूबेंगे। उसके बाद ये आ रहा है एक आदमी जो कह रहा है कि इंडिया पर तो न्यूक्लियर बम मार देना चाहिए। ये तो सुपर रही है। क्या लगता है विजय जी? मुझे ऐसा नहीं लगता, अमेरिका के रेफरेंस में नहीं लगता कि एंटी इंडिया फीलिंग हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग एंटी इंडिया फीलिंग रखते हैं, और वो सुपर रेडिकलाइज जैसे कह रहे हैं ना, उस तरह के लोग हैं। पहले मैं सोच रहा था क्योंकि ये मिनियापोलिस में हुई है तो अमेरिका में स्कूल्स में ये गोलियां चलने की, नहीं वो वैसा कांड नहीं है, तो ये बड़ा गंभीर मसला है। इस पर जो काश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा इसको हम होम ग्रोन टेरर, क्या मसला है, क्या जांच में उसको शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। केवल अमेरिका में नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया भर में भी बहुत सारी जगह जहाँ पर एंटी इंडिया जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से, क्या ये घटना अमेरिका में हुई, गंभीर मसला, हमारे लिए भी गंभीर मसला है। आज बात इतना ही। बहुत शुक्रिया विजय जी, विनोद जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।